हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग लास्ट वाले क्लास में सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के एनालिसिस के क्वेश्चंस कर लिए थे। अब एनालिसिस के क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोगों को सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है जो भी गिवन कंडीशन होगा उसके हिसाब से। अब आज वाले लेक्चर में हम लोग डिज़ाइन के पहले स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं। डिज़ाइन क्या होता है हम आपको बता दिए थे लास्ट वाले क्लास में ही, न्यूमेरिकल के स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे कि हम लोगों को बी डी और ए एस टी ये तीन चीज़ें जो होती हैं ये बीम में हम लोगों को प्रोवाइड करना है। तो इसको हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा गिवन सिचुएशन के हिसाब से। अब गिवन सिचुएशन में हो सकता है इफेक्टिव स्पैन गिवन हो और आपको मोमेंट गिवन हो सकता है आपको इफेक्टिव स्पैन नहीं गिवन हो, क्लियर स्पैन गिवन हो, मोमेंट गिवन हो। ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको बता के रखेगा हमेशा। तो इसके हिसाब से आपको बी डी और ए एस टी ये मतलब बीम का साइज और एरिया ऑफ स्टील ये आपको निकालना है। नंबर ऑफ स्टील, डायमीटर ऑफ स्टील, ये सब आपको डिसाइड करना है। अब कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग बताए थे आपको कि हम लोग सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में एनालिसिस के क्वेश्चन को जैसा गिवन है वैसा सॉल्व करते हैं, और जब डिज़ाइन का क्वेश्चन करना होता है तो उसको हम लोग बैलेंस सेक्शन बनाते हैं। बैलेंस सेक्शन का मतलब है कि स्टील और कंक्रीट दोनों एक साथ स्ट्रेस्ड होगा, ये हम लोगों का आइडियल कंडीशन है। अब एग्जैक्टली जब बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें सेक्शन बैलेंस या अंडर एनफोर्स की तरफ जाएगा, लेकिन वो बैलेंस सेक्शन का अप्रोच आपका रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अब जब हम लोग डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन की जब स्टेप्स करेंगे तो हम लोग बैलेंस सेक्शन की बात कर रहे हैं सारी चीज़ों में। मतलब हम जहाँ जहाँ पे हम एक्स यू बोल रहे थे वहाँ वहाँ एक्स यू लिमिट आ जाएगा। जहाँ जहाँ हम पी टी बोल रहे थे परसेंटेज ऑफ स्टील, वहाँ वहाँ पे पी टी लिमिट आ जाएगा। और हम लोगों को चेक करना होगा, अगर सिचुएशन के हिसाब से पीटी कम आ रहा है तो उतना ही प्रोवाइड करेंगे। अगर मैक्सिमम देना पड़ जाएगा कि कितना है, या जैसे हम लोगों को चेक करना पड़ रहा था लास्ट वाले न्यूमेरिकल में, तो हम लोग पीटी लिमिट से एक्सयू लिमिट से चेक कर लेंगे हर चीज़ों को। तो आगे जैसे जैसे हम लोग स्टेप्स डिस्कस करेंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होते चला जाएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। एक बार इस पूरे नोट्स को रीडिंग दे दीजिए, क्योंकि इसमें ही सारी चीज़ें लिखी हैं, हम आपको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। डिज़ाइन ऑफ आरसीसी रेक्टेंगुलर बीम कंसिस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द फॉलोइंग। ये दो चीज़ें जो रेड से लिखी हैं ये हम लोगों को निकालना होता है हमेशा। ये हमेशा अननोन रहेगा। कभी नोन दे दे एक चीज़ तो फिर बचेगा एक चीज़, लेकिन ऐसा करेगा नहीं डिज़ाइन के क्वेश्चन में। क्रॉस सेक्शन डायमेंशन, जैसे कि विथ ऑफ द बीम, इफेक्टिव डेप्थ और ओवरऑल डेप्थ भी। तो कैलकुलेशन से आप हमेशा इफेक्टिव डेप्थ ही निकाल पाएंगे, क्योंकि सारे फॉर्मूला में स्मॉल डी है। स्मॉल डी निकालिए, क्लियर कवर एज्यूम कीजिए, डायमीटर ऑफ बार का आधा लीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, क्लियर कवर और हाफ ऑफ द डाया को, इफेक्टिव कवर बन जाएगा। इफेक्टिव कवर इसमें ऐड कर दीजिए तो कैपिटल डी आ जाएगा। तो ये निकालना आपका काम है, ठीक है। एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट ए एस टी, ये हम लोगों को निकालना है जो भी मूवमेंट के हिसाब से आएगा। तो ए एस टी के फॉर्मूला में आपको पता है कि मूवमेंट के हिसाब से अगर आपका लोड कम होगा तो स्टील कम आएगा, अगर लोड ज़्यादा होगा तो स्टील ज़्यादा आएगा। तो लोड कम होगा तो मोमेंट कम होगा, मोमेंट कम होगा तो स्टील कम होगा। लोड ज़्यादा होगा तो मूवमेंट ज़्यादा होगा, उसी हिसाब से स्टील ज़्यादा रिक्वायर्ड आएगा। इसका मतलब है कि मूवमेंट पे आपका स्टील जो है वो डिपेंड करेगा। तो हम लोगों को मूवमेंट फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। हो सकता है मूवमेंट क्वेश्चन में गिवन हो तो हम लोगों को ए एस टी, बी डी और कैपिटल डी फाइंड आउट करना है। यही हम लोगों का टारगेट रहेगा सारे क्वेश्चन में। अब डेटा क्या क्या गिवन रहेगा क्वेश्चन में वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील हमेशा प्रोवाइडेड रहेगा, ये तो श्योर है। क्योंकि आपके साइड पे कंक्रीट का ग्रेड आप क्या बनाने वाले हैं और स्टील आप कौन सा मार्केट से खरीद के लाए हैं ये आपको पता रहेगा। उसके हिसाब से उस स्टील को कितना देना है। अगर कोई एक पर्सन है जो 415 वाला स्टील खरीद के लाया है, कोई दूसरा है जो 250 लेकर के आया है, तो 415 वाला ज़्यादा स्ट्रेंथ का स्टील है तो इसको हो सकता है कि 2 बार ही रिक्वायर्ड होगा 20 mm का। अगर वो 20 mm का लाया है तो जो 20 mm का ही 250 ग्रेड का स्टील लाया है हो सकता है उसको 4 रिक्वायर्ड होगा 20 का। तो ये कैसे पता चलेगा, यही हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, उससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए हम लोगों को कितना स्टील रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ स्टील। तो ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको हमेशा से पता रहेगा। अब बात होती है डिज़ाइन स्टेप्स की। कैसे याद रखेंगे डिज़ाइन स्टेप? सिंपल सा फंडा है, आपको जो जो चीज़ निकालना है उसका फॉर्मूला आपको पता है। बैक कैलकुलेशन हम आपको सिखा रहे हैं कि याद कैसे रखना है। आपको पता है आपको क्या निकालना है, जैसे आपको मोमेंट दिया, आपको स्टील निकालना है और आपको डायमेंशन निकालना है। स्टील निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, पीटी वाला फॉर्मूला अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको पीटी इंटू बी डी करना है। तो बी डी तो चाहिए, वो तो अलग बात है, पीटी चाहिए। पीटी का फॉर्मूला किस पे डिपेंड करता है? मोमेंट पे डिपेंड करता है। तो मोमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है अगर, तो ठीक है, तो आपको मोमेंट नहीं निकालना, आपको पीटी निकाल लेना है। पीटी से आपका एएसटी निकल जाएगा। तो मोमेंट पे डिपेंड किया पीटी, क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक, नहीं गिवन है तो मोमेंट भी निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। एक चीज़ पता चला। दूसरा, आपको इफेक्टिव डेप्थ का फॉर्मूला पता है, जो आपका लिमिटिंग वाला हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं जैसे 415 के लिए, तो 0.138 FC के BD स्क्वायर होता है इज इक्वल टू क्या होता है, MU लिमिट होता है। तो D हम लोग निकाल लेते हैं, अंडर रूट करके इन सारे को इधर कर देते हैं। तो D के लिए भी आपको फॉर्मूला पता है।
अब आपको ये फॉर्मूला तक पहुंचने के लिए जो जो चीज़ का रिक्वायरमेंट है वही आपका वो है, स्टेप है डिज़ाइन का। अब आपको मोमेंट निकालना है या मोमेंट गिवन है, आपको इफेक्टिव डेप्थ निकालना है, क्या क्या उसमें गिवन है, क्या क्या गिवन नहीं है। जैसे बी का रिक्वायरमेंट हो रहा है, कहीं पे आपको मोमेंट निकालने के लिए एक्स यू का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ क्या किए, स्टेप बाय स्टेप लिख दिए। अब इससे क्या होता है कि जब इस तरह से न्यूमेरिकल अभी आप सॉल्व किए थे लास्ट वाले क्लास में, अभी आपको मान लीजिए कहा जाता है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, तो आपका सबसे पहला कंडीशन क्या था, गिवन कंडीशन तो बाय डिफॉल्ट है, ये तो सब में लिखना है। आपका सबसे पहला कंडीशन क्या था कि आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखे जेड का, जैसे आपको लीवर आर्म मांगा था तो लीवर आर्म का फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला लिखे, आपको समझ में आ गया कि एक्स यू चाहिए, फिर आप एक्स यू का फॉर्मूला लिखे। अब एक्स यू का फॉर्मूला लिखे तो इसमें सारी चीज़ें आपको नोन थी, तो आप यहाँ पे पुट किए, वैल्यू आ गया, उसके बाद इसको उठा करके यहाँ पुट किए इस वाले फॉर्मूला में, और यही वाला आपका आंसर रिक्वायर्ड आया था। यही तो आपका स्टेप हुआ ना, जो हम लोग यहाँ पे स्टेप वाइज लिखे नहीं। अब डिज़ाइन में क्या होता है कि क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है एग्ज़ाम्स वगैरह में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो, चाहे आपके कॉलेज वगैरह में एग्ज़ाम हो, वहाँ रिक्वायरमेंट होती है कि कई बार जो टीचर होता है या जो एग्ज़ामिनर होता है वो चाहता है कि ये जानना कि आपको कॉन्सेप्ट्स पता है कि नहीं डिज़ाइन के। न्यूमेरिकल तो आप सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर पे, वो चाहता है कि आप कैलकुलेटर मत यूज़ कीजिए, आप बताइए कि आपको स्टेप्स पता है कि नहीं। तो उस केस में ये वाला स्टेप्स जो है आपको काम आता है। अदरवाइज हम लोग भी जब न्यूमेरिकल करते हैं ना तो कोई एक स्टेप आगे पीछे हो जाता है, उससे कोई इशू नहीं है। हम सबसे पहले पूरा फॉर्मूला ही लिख देते हैं, मेरा जो अपना तरीका है, हम सबसे पहले मेन फॉर्मूला लिख देते हैं जिसका रिक्वायरमेंट है हमको, और उसके बाद एक एक करके हम सारी चीज़ें उसकी निकाल लेते हैं। जो चीज़ें सबसे पहले अननोन रहेंगी वो चीज़ें आपकी निकल जाएंगी, वो निकलते जाएगा तो दूसरा स्टेप अपने आप सॉल्व होगा। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप देखिए क्या करना चाहिए टेक्निकली बीम में। हम लोगों को साइज़ निकालना है बीम का, बी इंटू डी। मान लीजिए आपको एक सिचुएशन दे देता है कि ये सिंपली सपोर्टेड है, एक बीम है, आपको अभी डिज़ाइन करना चाह रहा है वो कि आप एक बीम डिज़ाइन कीजिए, इसके ऊपर आपको बता दिया कि ये यूडीएल आ रहा है। हम लोग फर्स्ट ईयर के मैकेनिक्स में यही सब चीज़ें पढ़े थे, सोम में भी यही सब चीज़ें पढ़ते हैं कि आपको डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का आपको लोड बता दिया, आपको ये बता दिया कि ये क्लियर स्पैन जो है ये 5 मीटर है। अब वो आपसे चाहता है, सिर्फ इतना सा इन्फॉर्मेशन दे देगा, वो आपसे चाहेगा कि आप निकालिए कि आपका बीम कितना रिक्वायर्ड होगा। आपको बता देगा कि M20 का कंक्रीट देंगे और Fe415 का स्टील देंगे। अब सिर्फ इतना से, कहीं पे और कुछ भी वो नहीं बताया, स्पैन बता दिया, बीम का हाइट कितना होगा, डेप्थ कितना होगा, विड्थ कितना होगा, स्टील कितना होगा, आपको निकालना है। सबसे पहले आपके पास ये डायग्राम देख के दिमाग में क्या आएगा कि WL²/8 करके मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल देते हैं। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड में WL²/8 है, उसमें L = L इफेक्टिव होता है। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि L इफेक्टिव निकालना होगा। L इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव स्पैन है, ये तो क्लियर स्पैन गिवन था क्वेश्चन में। इफेक्टिव स्पैन जब निकालना है तो IS कोड आपको कंडीशन समझा देता है कि अगर सिंपली सपोर्टेड निकाल रहे हो तो इसका मतलब है कि LC क्लियर स्पैन प्लस B और LC प्लस D, इसमें से जो भी आपका मिनिमम होगा, तो LC प्लस B क्या है, ये वाला जो सपोर्ट है इसका विथ नहीं गिवन होगा तो आप एज्यूम कर लेंगे कुछ भी सुटेबल जो आपका विथ आपको प्रोवाइड करना है, क्योंकि डिज़ाइन करने आपको बोल रहा है ना, तो आप कंडीशन डिसाइड कीजिएगा। आप डिसाइड किए कि आप यहाँ पे 230 mm लेंगे विथ ऑफ द सपोर्ट, आप 250 300 भी ले सकते थे, आपकी मर्जी। दूसरा प्रॉब्लम आएगा कि बी तो आप निकाल लिए एज्यूम करके, डी का कहाँ से लाएंगे। अब इसका मतलब है इफेक्टिव डेप्थ अब आपको रिक्वायर्ड हुआ, तो इफेक्टिव स्पैन निकालने के लिए, या आप इस तरह से कहिए कि बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला निकालने के लिए 1 ये था, आपको रिक्वायरमेंट हुआ इफेक्टिव स्पैन का, इफेक्टिव स्पैन निकालने के लिए रिक्वायरमेंट हुआ इफेक्टिव डेप्थ का। अब इफेक्टिव डेप्थ निकालिए, इफेक्टिव डेप्थ के लिए आपको डिफ्लेक्शन का एक क्राइटेरिया दिए थे हम, जिसमें हम आपको बताए थे कि स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो जो है ये आपका लेस देन होना चाहिए। सिंपली सपोर्टेड के केस में 20, कैंटिलीवर है तो 7, कंटिन्यूस है तो 26। ये इसको पहले आप सॉल्व कीजिएगा तो इफेक्टिव डेप्थ मिलेगा। इफेक्टिव डेप्थ को जब आप यहाँ यूज़ कीजिएगा तो इफेक्टिव स्पैन मिलेगा, इफेक्टिव स्पैन को यूज़ कीजिएगा तो मोमेंट मिलेगा। यही हो गया आपका डिज़ाइन स्टेप। तो जब भी आप कोई बीम डिज़ाइन करने जाएंगे तो सबसे पहले जो आपको करना है वो ये है कि ये इफेक्टिव डेप्थ ही निकाल लीजिए, क्योंकि ये इफेक्टिव डेप्थ आगे जा करके कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट आएगा ही। तो आप इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकालेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला है स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ का, ये तो हम लोगों को एक लिमिट्स बताता है कि डिफ्लेक्शन से अगर बचाना है बीम को तो इतने साइज़ का डेप्थ जो है वो प्रोवाइड कर दो। तो हम इतने साइज़ का डेप्थ प्रोवाइड करेंगे तो मेरे बीम में डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। लेकिन हो सकता है कि मेरा बेंडिंग मोमेंट की वजह से मेरा बीम वैसे ही साइज़ छोटा पड़ जाए, मतलब आपके बेंडिंग के हिसाब से जो आपका रिक्वायरमेंट होगा हो सकता है वो 500 mm होगा
जो डिफ्लेक्शन के हिसाब से रिक्वायरमेंट होगा, लेकिन बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से हो सकता है रिक्वायरमेंट 600 mm का निकले। तो अभी जब आप यहाँ पे इनिशियली प्रोवाइड करेंगे इफेक्टिव डेप्थ का जो भी आप वैल्यू निकालेंगे, वो आपका अगर 500 आया तो आप उसको क्या करेंगे, इनिशियली मानेंगे अभी कि चलो हम इतना ही डेप्थ रखते हैं, आगे चेक कर लेंगे ना कि कितना रिक्वायर्ड है, 600 आएगा या नहीं आएगा ये अभी आपको तो नहीं पता है। तो जो सबसे पहले स्टेप में जो आप यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ निकालिएगा इस वाले से, ये आपका क्या होगा, एक कह सकते हैं आपकी तुक्का होगा। तुक्का नहीं करके आप ये कह सकते हैं कि आईएस कोड जो कंडीशन बताया है डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया से, उससे आप एक क्या कर रहे हैं, इनिशियली एज्यूम कर रहे हैं। तो ये जो इफेक्टिव डेप्थ निकला ये अभी एज्यूम्ड निकला है, आगे कैलकुलेशन करके फाइनल निकालेंगे। बीम का साइज जो बी है, इसके लिए आपको आईएस कोड कंडीशन बताया था, जब हम लोग आईएस कोड डिस्कस किए थे उसमें हम आपको बताए थे कि जो बी होगा, जो साइज विथ ऑफ द बीम होगा, वो 200 से किसी भी केस में स्मॉलर आपको नहीं दिखाता, जब हम फायर रेजिस्टेंस वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि बी आपका 200 mm से कम नहीं होना चाहिए और आपकी इफेक्टिव डेप्थ से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। रेक्टेंगुलर बीम में आपका डी का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर जगह पे डी स्क्वायर आप देखेंगे और जहाँ पे भी कैलकुलेशन में बी देखेंगे वहाँ सिर्फ बी देखेंगे। तो इसका मतलब है कि डी जितना भी होगा उसका स्क्वायर में वैल्यू आपको काम आएगा। तो डी का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बी का कम। तो हम लोग रेक्टेंगुलर बीम में कोशिश करते हैं कि बी को छोटा रखें और डी को ज़्यादा रखें। अदरवाइज लोड भी क्या है ना कि ऐसा लगने का जो इम्पैक्ट दे रहा है, पता चला कि आपको ये वाला डेप्थ ज़्यादा मिल गया, ये कम मिल गया, तो लोड ऐसा बिहेव करने लग गया। तो वो मेंबर के ओरिएंटेशन के हिसाब से भी लोड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए प्रैक्टिस, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रखिए कि विथ ऑफ द बीम को इफेक्टिव डेप्थ से छोटा ही रखिए। अब कितना एज्यूम करेंगे, तो 200 से कम जा नहीं सकते हैं, और स्टैंडर्ड आप 200, 250, 300 इसमें से कोई भी साइज़ आपका स्टैंडर्ड है। आईएस कोड इसके लिए कोई रूल नहीं बताता है, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख लीजिए चूज़ बी इज इक्वल टू 200, 230, 250, 300 एट्सेट्रा। इसमें से कुछ भी आप चूज़ कर लीजिए, ये आपको आज़ादी है। तो बी आप डिसाइड कर लिए। इफेक्टिव डेप्थ आप स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ के रेशियो से निकाल लिए, आपको इफेक्टिव डेप्थ का एक मिनिमम क्राइटेरिया मिल गया। अब एक क्लियर कवर एज्यूम कर लीजिए आईएस कोड के कंडीशन के हिसाब से। नहीं कुछ गिवन है तो माइल्ड मॉडरेट कुछ भी लगा दीजिए और आप वहाँ पे एज्यूम करके बता दीजिए कि आप क्लियर कवर कितना ले रहे हैं। राउंड फिगर में लीजिए, क्योंकि आप राउंड फिगर में लेंगे तो हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ बार भी आप एक एज्यूम करेंगे कि आप बॉटम में 20 mm का बार दे रहे हैं, तो उसका हाफ भी 10 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप 30 ले लेंगे तो 30 + 10 40 हो जाएगा। इफेक्टिव डेप्थ में 40 ऐड करेंगे तो राउंड फिगर में आपका रिजल्ट आ जाए। इसके लिए कोशिश कीजिए कि 25 और इधर पता चला 16 के बार में से आधा ले लिए तो 33 आएगा इफेक्टिव कवर। तो 33 को आप लिख करके भी आप लिख सकते हैं राउंड फिगर में कि हम लोग 40 एज्यूम कर रहे हैं। अब क्योंकि एजम्पशन ही तो है ना, अभी आइए तो आप इंजीनियर है, आपके हाथ में, आप जो चाहे चूज़ कर ले। तो क्लियर कवर और हाफ ऑफ द डायमीटर ऐड करके ओवरऑल डेप्थ फाइंड आउट कर लीजिए। ये भी कौन सा निकलेगा, एज्यूम्ड निकलेगा, क्योंकि इफेक्टिव डेप्थ ही एज्यूम था तो ओवरऑल डेप्थ भी एज्यूम्ड है। तो अभी हम इसको फाइनल साइज नहीं मान रहे हैं, कैलकुलेशन करेंगे हम आगे, ठीक है। तो एक बी और डी का आइडिया हम लोगों को मिल गया इनिशियली कि ये कुछ इस तरह का हम बीम देने की सोच रहे हैं। सही होगा गलत होगा निकाल लेंगे। तो हम लोगों को बी मिल गया, हम लोगों को इफेक्टिव डी भी मिल गया, हम लोगों को यहाँ तक स्टेप नंबर 1 से ओवरऑल डी भी मिल गया। अब अगर आपका इफेक्टिव स्पैन नहीं गिवन है क्वेश्चन में, क्लियर स्पैन गिवन है, तो फिर इफेक्टिव डी को यूज़ करके आप अपना इफेक्टिव स्पैन निकाल लीजिए। LC+B और LC+D दोनों को लगाइए, उस हिसाब से आपका इफेक्टिव स्पैन निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन में इफेक्टिव स्पैन गिवन है तो स्टेप नंबर 2 आपका बच गया, फिर ये आपको नहीं करना है। लेकिन अगर एग्जाम में डिज़ाइन स्टेप्स पूछ रहा है तो ये बताना पड़ेगा कि ये स्टेप्स होता है। न्यूमेरिकल में नहीं होगा तो बच जाएगा स्टेप, न्यूमेरिकल छोटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको अगर लोड्स गिवन है, जैसे कि मैं आपको समझाया था, सिंपली सपोर्टेड दे करके इस तरह से अगर यूडीएल दे दिया है और मोमेंट नहीं बताया है। एक होता है कि क्वेश्चन में डायरेक्टली मोमेंट बता देता है, वर्किंग मोमेंट बता देगा, जैसे लास्ट वाले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल में किए थे। अब वर्किंग को आप फैक्टर्ड से 1.5 से मल्टीप्लाई करके फैक्टर्ड कर लीजिएगा। अगर वो नहीं बताता है तो बेंडिंग मोमेंट को आपको निकालना पड़ेगा और फिर फैक्टर्ड करके फैक्टर्ड मोमेंट निकालना पड़ेगा। अगर गिवन है क्वेश्चन में डायरेक्टली फैक्टर्ड मोमेंट तो स्टेप नंबर 3 भी आपका बच जाएगा, ठीक है। अब जो आपका मोमेंट निकला इसके वजह से फैक्टर्ड MU आप निकाले 1.5 मल्टीप्लाई करके। अब क्योंकि आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप मानेंगे कि ये जो मोमेंट आया है इससे ज़्यादा मोमेंट तो आएगा नहीं बीम पे, ये तो एक्चुअल कैलकुलेशन के हिसाब से आया है। आप क्या करेंगे, इसको ही मान लेंगे कि ये जो मेरा मोमेंट आया है हम इसको लिमिटिंग मोमेंट मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि इससे ज़्यादा मेरे बीम पे आ ही नहीं सकता है मोमेंट, और ये तो एक्चुअल में कैलकुलेशन के हिसाब से आया है, 1.5 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो आप इसको लिमिटिंग मान लीजिए।
अब जब इसको लिमिटिंग मान लीजिएगा तो रिमेनिंग जो भी अननोन चीज़ निकालिएगा वो लिमिटिंग के हिसाब से ही निकलेगा ना। इसका मतलब है कि वो जो वैल्यू निकल रहा है x और y जो भी अननोन रहेगा उसको अगर आप वापस से उस फॉर्मूले में डालते तो आपको इक्वल टू क्या निकलता, एम यू लिमिट ही निकलता। इसका मतलब है कि आप सिचुएशन को पहले ही एम यू लिमिट बना दिए और सारी चीज़ों को लिमिट के हिसाब से निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेप कहता है कि जो फैक्टर्ड मोमेंट है उसको लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एज्यूम कर लीजिए, मतलब ये वाला बात जो हम आपको समझाए। ठीक है, आप एज्यूम कर लिए। अब आपको इफेक्टिव डेप्थ एक्चुअल कितना रिक्वायर्ड है उस मोमेंट के हिसाब से वो निकालिए। कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको अलग अलग फॉर्मूला है। आपको लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम आपको लिखाए थे कि अलग अलग स्टील के लिए, जैसे 0.133 FCK BD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकल रहा था, एम यू लिमिट निकल रहा था। अब आपको एम यू लिमिट आप निकाल चुके हैं, जो मोमेंट आया था उसको एज्यूम कर लिया एम यू लिमिट है। FCK क्वेश्चन में पता है बी, अभी आप इनिशियली एज्यूम किए थे तो आप डी स्क्वायर निकाल सकते हैं एक्चुअल। यहाँ तो डी आप एज्यूम किए ना, यहाँ पे आप इस एज्यूम्ड बी के वजह से और इस मोमेंट की वजह से एक्चुअल डी कितना रिक्वायर्ड है ये वाला डी, अगर यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं कि यहाँ से आपको डी आया 500, अगर ये वाला डी आपका रिक्वायर्ड आया 425 mm इफेक्टिव डेप्थ और यहाँ आप प्रोवाइड कर रहे थे डिफ्लेक्शन के हिसाब से 500, इसका मतलब है कि बेंडिंग मोमेंट के लिए 425 का बीम चाहिए इफेक्टिव और डिफ्लेक्शन के लिए 500 चाहिए। तो दोनों के लिए फेल ना हो तो आप 500 प्रोवाइड करेंगे तो दोनों पास हो जाएगा। अगर यहाँ पे रिक्वायर्ड आता 625 और यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड आया 500, इसका मतलब डिफ्लेक्शन के लिए 500 का डेप्थ चाहिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए 625 का डेप्थ चाहिए। इसका मतलब है दोनों के लिए सेव करना है तो 625 प्रोवाइड करना होगा। तो आप क्या करेंगे कि इस डी को आप फाइनल मानेंगे, इसमें क्लियर कवर जो इफेक्टिव कवर आप एज्यूम किए थे उसको आप यहाँ पे ऐड कर देंगे 40 mm, उसकी वजह से जो फाइनल निकलेगा ये हो जाएगा आपका 665। इसको आप राउंड फिगर में बोलेंगे कि आप 700 का बीम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, क्योंकि बीम को स्टैंडर्ड हम लोग क्या करते हैं एक राउंड फिगर डायमेंशंस में देना चाहते हैं, ताकि जब साइड पे हम लोगों का जो शटरिंग वगैरह लगेगा जैसे 600, 700, 800 इन सब का साइज़ मिलना आसान है। और अदरवाइज अगर आप 665 का बीम ओवरऑल डेप्थ दीजिएगा तो उतने का शटरिंग लगवाना पड़ता है। तो एग्जाम में आप इसको एज्यूम कर सकते हैं राउंड फिगर में 665 को 700 mm। ठीक है, अब इफेक्टिव ओवरऑल डेप्थ आप चूज़ कर लिए 700, लेकिन कवर तो आपका कितना रहेगा 40 ही रहेगा ना, क्योंकि ये तो आप 40 ही दे रहे थे। इसका मतलब है कि इफेक्टिव डेप्थ जो आप डिसाइड किए वो कितना निकलेगा 660। ये आपके बीम में आप प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप 665 रिक्वायर्ड था, आप बोले हम 700 का बीम बनाएंगे तो 700 में कवर तो हर जगह पे 40 ही रहेगा ना, तो 40 को वापस से माइनस कीजिएगा तो कैलकुलेशन के हिसाब से 625 आया, आप प्रोवाइड किए 660। आगे के कैलकुलेशन में जहाँ भी डी का ज़रूरत पड़ेगा वहाँ आप 660 लेके चलेंगे। न्यूमेरिकल में हम इसको और डिटेल में समझा देंगे, अभी स्टेप्स बता रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, नहीं तो आपको ना फिर आपका फ्लो कहीं और चला जाएगा। तो इस वाले से आप क्या किए इफेक्टिव डेप्थ एक्चुअली रिक्वायर्ड निकाल लिए, कम या ज़्यादा आप चेक कर लिए। अब इफेक्टिव डेप्थ निकल गया, अब आपका क्या हुआ कि बीम का साइज़ फाइनल हो गया, क्योंकि आप बी को एज्यूम कर चुके थे 300, 250 जो भी, और डी आप कैलकुलेशन के हिसाब से निकाल लिए, कैपिटल डी भी आप निकाल लिए, बीम का साइज़ बन गया। अब बीम का साइज़ बन गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, बचा हुआ चीज़ क्या था, क्रॉस सेक्शन डायमेंशन हो गया बी, डी और कैपिटल डी। अब आप एस टी की तरफ मूव करेंगे। अब एस टी की तरफ मूव करेंगे तो इसका मतलब है कि बैलेंस सेक्शन जब बना रहे हैं तो आपको मोमेंट तो पता चल गया एम यू लिमिट ही है। अब आप पीटी उस हिसाब से निकाल लीजिए, जो भी पीटी रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा बैलेंस सेक्शन के लिए ही निकल करके आएगा ना। तो आप चेक कर लीजिए कि आपका पीटी कितना आया है। अब पीटी जब आ गया है तो पीटी के साथ साथ एक पीटी लिमिट भी आपको कंडीशन होता है कि आपको पीटी लिमिट से ज़्यादा पीटी नहीं हो सकता है बैलेंस सेक्शन में, ये तो हम लोग पढ़े ही हुए हैं। तो आप क्या कीजिए कि 41.61 वाला जो फॉर्मूला था उससे आप पीटी लिमिट निकाल लीजिए। ठीक है, अब पीटी आप 50 × 1 - वाला फॉर्मूला से आप पीटी निकाल लीजिए। आप इसको चेक कर लीजिए, अगर आपका पीटी लिमिट से कम आ रहा है तो ओके है, अगर पीटी लिमिट से ज़्यादा आ रहा है तो आप पीटी लिमिट ही अपना स्टील प्रोवाइड करेंगे परसेंटेज। और जब परसेंटेज ऑफ स्टील निकल गया है तो अब इसको मिनिमम वाले के लिए भी चेक कर लीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से स्टील आपको मिनिमम से भी कम आ रहा हो। तो IS कोड कहता है कि मिनिमम से भी कम आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि उतना ही प्रोवाइड कर देंगे, मिनिमम स्टील इतना देंगे, नहीं तो क्या होगा कि आपके बीम में बॉटम में आपको रिइंफोर्समेंट यहाँ और यहाँ अगर रिक्वायर्ड आया और आप मिनिमम स्टील नहीं प्रोवाइड किए, मिनिमम के हिसाब से हो सकता है 3 रिक्वायर्ड आ रहा हो, लोड के हिसाब से आपको 2 ही रिक्वायर्ड आ रहा है। तो जब आप यहाँ पे नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं स्टील तो यहाँ पे हो सकता है कि इस तरह से लेंथ वाइज जो है, जैसे ये बीम आपका इस तरह से जा रहा है तो यहाँ से लेंथ वाइज ऐसे करके क्या होगा क्रैक्स आ जाएगा। अब जब क्रैक आ जाता है बीम में तो कभी भी क्रैक को देख करके लोग जस्टिफाई नहीं करते हैं कि अरे ये अच्छा क्रैक है, ये ख़राब क्रैक है, या हार्मलेस क्रैक है, या हार्मफुल क्रैक है। क्रैक मतलब ही होता है टेंशन।
जैसे ही क्रैक हुआ लोग देखेंगे तो लोग उसमें नहीं रहना चाहेंगे, लोगों को डर लगेगा। इसलिए IS कोड कहता है कि मिनिमम परसेंटेज अगर स्टील भी देख लो, मैक्सिमम आपका हो गया ये वाला PT लिमिट, मिनिमम हो गया आपका ये वाला। अब आपको जो PT एक्चुअल जो आपका देना है बीम में, वो PT मिनिमम PT से ज़्यादा होना चाहिए और PT लिमिट से कम होना चाहिए। अगर PT लिमिट से ज़्यादा आ रहा है तो इसके बराबर कर देंगे, अगर PT मिनिमम से कम आ रहा है तो इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। तो हम लोगों का PT फाइनल हो गया। जो PT फाइनल हुआ उसको BD से मल्टीप्लाई करके हम AST निकाल देंगे। अब मेरा बीम में क्या क्या फाइनल हो गया, B फाइनल हो गया, इफेक्टिव D निकाल लिए, कैपिटल D उसके हिसाब से निकाल लिए, PT निकाल लिए, AST निकाल लिए। अब उस जो भी AST रिक्वायर्ड आया है उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे कि कितने डायमीटर का बार देंगे और कितने नंबर्स देंगे। अगर आप डायमीटर 10 का एज्यूम करेंगे, हो सकता है नंबर ऑफ बार्स आपको 6 रिक्वायर्ड हो। अगर आप डायमीटर 16 का एज्यूम करेंगे, हो सकता है नंबर ऑफ बार्स आपको 3 रिक्वायर्ड हो। अगर आप 20 का एज्यूम करेंगे तो हो सकता है 2 रिक्वायर्ड हो। तो आप डिसाइड करेंगे कि आपको बीम में कितना रेनफोर्समेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करना है। अब इसको डिसाइड करने के लिए हम आपको एक क्राइटेरिया समझा देते हैं कि स्टूडेंट अक्सर मिस करते हैं और इसमें उनको समझ में नहीं आता है। ये एक बीम है जिसका विथ हम अभी आपको एज्यूम कर लेते हैं 200, इससे कम तो हो नहीं सकता है। हम आपको एक थंब रूल समझाते हैं कि इफ़ B इज इक्वल टू 200 है तो मिनिमम बार दीजिए, कितने नंबर्स आपको देना है, मिनिमम बार दीजिए 2, एक यहाँ एक यहाँ। अगर बीम का विथ 300 है तो थंब रूल के हिसाब से आप बार दीजिए 3, 400 है तो बार दीजिए 4, 500 है तो बार दीजिए 5। सिंपल सा आपका थंब रूल है। जैसे अब ये 300 हो गया तो यहाँ 3 एक और बार दे दीजिए। जैसे ये 400 हो जाता तो यहाँ पे इस वाले बार को हटा करके ऐसे और ऐसे करके 4 बार दे देते। जैसा अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स में सारा देख रहे थे, सिचुएशन के हिसाब से आपको ये आपको प्रोवाइड करना है। थंब रूल है। अब ऐसा भी हो सकता है कि 300 में आप 4 बार दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर आपका रेनफोर्समेंट का जैसे नंबर ऑफ बार्स आपको रिक्वायर्ड आया 6, तो और अगर 300 का बीम है तो एक में 4 दे करके भी आप एक यहाँ ऊपर में 2 दे सकते हैं तो हो जाएगा रेनफोर्समेंट। एक में 3 दे करके भी ऊपर आप 3 दे सकते हैं तो भी हो जाएगा आपका रेनफोर्समेंट। तो ये सब क्या है, अरेंज करने का ना तरीका है। तो अरेंज करने का तरीका है तो इसको 2 तरीके से आप 4+2 करके भी कर सकते हैं, 3+3 करके भी कर सकते हैं। अगर आपका बीम का साइज़ 350 कुछ बीच में आ रहा है तो 3 या 4 में से आप कुछ भी ले सकते हैं। 450 आ रहा है तो आप 4 या 5 में से कुछ भी ले सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपर वाला लिमिट को लीजिए। जैसे 300 से क्रॉस किया साइज़ तो आप 3 और 4 दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं, तो 4 प्रोवाइड कीजिए। 400 से क्रॉस किया तो जैसे 390 है तो 390 है तो आप 400 के नज़दीक है, आप 4 प्रोवाइड कर सकते हैं। 305 है तो आपको पता है कि आप 3 बीम बार दे देंगे तो काम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है। ये थंब रूल हम इसलिए समझाए क्योंकि स्टूडेंट को कई बार क्या होता है कि एग्जाम में रिजल्ट आया उनका 8 नंबर ऑफ बार्स, अब बीम है 250 mm का, अब 250 mm में ये 250 है, इसमें वो 8 बार्स को यहीं ऐसे एडजस्ट कर देते हैं। ऊपर दिखा दो ना, 4-4 करके दे दो। 4-4 अगर नहीं भी दे सकते हो 250 में तो 3-3 और 2 करके दिखा दो। तो ये दिखाने की वजह से यहाँ देखिए लास्ट में आपका पॉइंट क्या है, ड्रॉ ए नीट सेक्शन। ड्रॉ ए नीट सेक्शन लिखने का मतलब ही ये है कि जैसे ही आप ये डायग्राम बनाते हैं और आप दिखाते हैं 8, 12 का 5, वैसे ही आपका यहाँ पे 1 नंबर कट जाता है कि 250 के बीम में 8 बार कैसे एडजस्ट कर दोगे। 40 का कवर इधर से, 40 का कवर इधर से, तो ऐसे ही चला गया। बचा कितना, 170 mm। उसमें से आपको ये 8 बार्स तो 12 mm के हैं तो 70 mm तो आपको यहीं से चला गया, बचा 100 mm। अब ये 7 गैप्स आपको मिले हैं 8 रेनफोर्समेंट की वजह से, उसमें 700 आप दे रहे हैं, मतलब एक गैप कितने का है, 13 mm के अप्रॉक्सीमेटली, 13-14 mm। तो ये तो आपका क्राइटेरिया IS कोड का सेटिस्फाई नहीं हुआ। IS कोड कहता है कि मिनिमम डायमीटर ऑफ बार या मैक्सिमम दोनों में से जो बड़ा हो, तो चलो वो तो आपका 12 mm है, लेकिन एग्रीगेट का साइज़ जो है ये भी तो एक क्राइटेरिया था कि एग्रीगेट प्लस 5 mm। एग्रीगेट हम आपको बताए थे कि हम लोग 20 mm का लेते हैं, तो 20 + 5 = 25 mm यहाँ पे गैप होना चाहिए था 2 बार्स के बीच में, क्लियर गैप, वो नहीं प्रोवाइडेड है। तो इतना सारा चीज़ को याद रखने के बजाय सिंपल सा थंब रूल याद रख लीजिए कि 200 में 2, 300 में 3, 400 में 4 बार जनरल देंगे। 1-2 बार आगे पीछे हो सकता है, आप 200 के बीम में 3 बार दे सकते हैं क्योंकि 2 या 3, 2 रिक्वायर्ड होता है, 3 भी दे सकते हैं। 300 के बीम में हम आपको 3 समझाए, आप 4 भी दे सकते हैं। 400 के बीम में हम आपको 4 समझाए, आप 5 भी दे सकते हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि गैप उतना होना चाहिए जितना आपको IS कोड बताता है मिनिमम, नहीं तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा। बस यही चीज़ को डायग्राम में दिखा देना है, कितने नंबर ऑफ बार्स और कितने डायमीटर के, ये हो जाएगा आपका डिज़ाइन स्टेप्स।
अब इसमें कुछ चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, हो सकता है कि आपको स्टेप नंबर 2 और 3 रिक्वायर्ड ही नहीं हो। तो हम लोग दो तरीके के न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक में आपको सारे स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे, एक में आपको एक दो स्टेप्स रिक्वायर्ड नहीं होंगे। तो आपके एग्ज़ाम में जैसा भी क्वेश्चन आता है आपको उसी हिसाब से आपका टाइम सेव हो जाएगा। अब डिज़ाइन का क्वेश्चन देने के लिए डिज़ाइन का सारा स्टेप्स आपको याद होना चाहिए, आईएएस कोड के क्लॉजेस भी याद होने चाहिए। यहाँ से आईएएस कोड का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक जो आप आईएएस कोड पढ़े थे वो ऑब्जेक्टिव पर्पज़ के लिए था, अब उसको डिज़ाइन में आपको यूज़ करना है। तो वहाँ पे आपको अगर वैल्यूज़ याद नहीं रहेगा लमसम में भी तो आपको गलती हो जाएगा। जैसे आपको ये स्पैन बाई इफेक्टिव डेप्थ शुड बी लेस देन 27 और 26, ये 3 वैल्यूज़ है, आपको ये वैल्यूज़ याद होना पड़ेगा अब, क्योंकि डिज़ाइन में काम आने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं क्लाउड बना करके, कि ये जो हम टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट फॉर या वेरी इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी जेई मेंस और सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, चाहे कोई हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, सबको यही स्टेप्स पूछेगा। तो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल पे आते हैं और वहाँ से हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अब एक एक करके अप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डिज़ाइन का पहला क्वेश्चन है, डिज़ाइन है सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम हुज क्लियर स्पैन इज 7 मीटर एंड इज सपोर्टेड ऑन ए 230 mm ब्रिक वॉल, एज्यूम लाइव लोड इज इक्वल टू 7 किलोन्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ बीम, यूज M25 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिज़ाइन करने का वर्ड जब भी लिखा होगा मतलब डिज़ाइन हो गया, एक तो यहाँ से क्वेश्चन पता चल जाएगा। दूसरा कि अब आपको इसमें से गिवन कंडीशन समझना है, सिंपली सपोर्टेड लिख दिया तो एक डायग्राम क्लियर हो गया माइंड में। अब क्लियर स्पैन दे दिया है 7 मीटर, कोई डायग्राम यहाँ नहीं दिया है, चाहता है कि आप डायग्राम बनाइए। और डिज़ाइन के क्वेश्चन में एक चीज़ को हमेशा याद कर लेना है, क्लाउड बना के हम आपको यहाँ बता देते हैं कि अगर डिज़ाइन का क्वेश्चन है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप डायग्राम बना सकिए, ड्रॉ एज मैनी डायग्राम्स पॉसिबल फॉर डिज़ाइन क्वेश्चंस। जितना ज़्यादा आप डायग्राम बना पाएंगे उतना ज़्यादा आपको मार्क्स जो है कंप्लीट मिलने का चांस होता है, क्योंकि डिज़ाइन का स्टेप्स जो आप प्रोवाइड करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि पूरा स्टेप्स प्रोवाइड करने के बाद भी एग्जामिनर चाहेगा कि डायग्राम कहाँ है जिससे उसको समझ में आए। तो इसलिए हम आपको यहाँ पे क्लाउड बना के कर दिए कि आपको डायग्राम बनाना है ज़्यादा से ज़्यादा। अब क्वेश्चन को समझिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। अब डायग्राम बनाने का मतलब ही यही होता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको वो कह रहा है कि एक बीम है, क्या साइज़ है अभी ये तो नहीं पता है क्योंकि डिज़ाइन का क्वेश्चन है, तो ये तो हम लोगों को निकालना है। ये बीम जो है आपका, ये ब्रिक वॉल के ऊपर सपोर्टेड है। ब्रिक वॉल का जो आपका थिकनेस है, जो विड्थ है, वो आपका 230 mm है। मतलब है कि वो ये कहना चाह रहा है कि इस तरह से एक ब्रिक वॉल है और इसके ऊपर आपका बीम जो है वो सपोर्टेड है, और इसके बीच का जो आपका ये डिस्टेंस है ये आपको वो प्रोवाइड कर दे रहा है 7 मीटर। हाँ, 7 मीटर आपका क्लियर स्पैन आपको प्रोवाइड कर दे रहा है। तो क्लियर स्पैन क्या होता है, सपोर्ट्स के बीच का इंटरनल डिस्टेंस आपको क्लियर स्पैन हो गया। अब ये कह रहा है कि 7 मीटर के स्पैन, क्लियर स्पैन में आपका ये बीम है जो कि 230 के ब्रिक वॉल के ऊपर खड़ा है। इसका मतलब है कि ये वाला जो आपका विड्थ है ये कितना है, 230 mm इधर भी और 230 mm इधर भी। अब आपको इस बीम का इफेक्टिव डेप्थ, अगर आप इमेज के हिसाब से समझिए कि इस बीम का अगर इफेक्टिव डेप्थ निकालना हो तो आपको अब यहाँ पे क्लियर स्पैन प्लस ये हाफ ऑफ द बी तो मिल गया। अब आपको सिर्फ इफेक्टिव डेप्थ एक तरीके से आप फाइंड आउट कर लीजिए, वो भी ऐड कर दीजिएगा तो इफेक्टिव स्पैन निकल सकता है। ठीक है, अब स्टेप यहीं से याद होना शुरू हो जाएगा एक एक करके कि सबसे पहले इफेक्टिव स्पैन निकाल लेते हैं। इसके ऊपर वो क्या किया, लोडिंग प्रोवाइड कर दिया आपको, और लोडिंग जो है वो क्या नाम दे दिया उसको, लाइव लोड बोला है। लाइव लोड कितना है, 7 किलोन्यूटन पर मीटर, और ऑब्वियसली ये पर मीटर है, मतलब है कि पूरे बीम पे आपको आएगा वो। ठीक है, अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द बीम भी लिख दिया, नहीं भी लिखता तो भी चल जाता कि 7 किलोन्यूटन पर मीटर का आपका यूडीएल है। लेकिन ये सिर्फ ये यूडीएल फाइनल यूडीएल नहीं हुआ आपका, क्योंकि इसमें ये वर्ड ऐड कर दिया लाइव लोड। अब आपको पता होना चाहिए, हम आपको लोडिंग बताए होंगे कि डेड लोड होता है, लाइव लोड होता है, विंड लोड होता है, अर्थक्वेक लोड होता है। अब हम लोग जनरली अर्थक्वेक लोड्स के लिए और विंड लोड्स के लिए हम लोग डायरेक्टली ऐसे ही डिज़ाइन मैनुअली नहीं कर लेते हैं, ये होता है आपको डायनेमिक लोड्स।
इनके लिए कैलकुलेशन आगे धीरे धीरे आपको नॉलेज आता रहेगा, लेकिन आप अपने डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर में कभी भी विंड लोड और अर्थक्वेक लोड के लिए डायरेक्टली अपने बिल्डिंग्स को डिज़ाइन नहीं कर लेते हैं। आप हमेशा करते हैं डेड लोड और लाइव लोड के लिए। और डेड लोड और लाइव लोड का कॉम्बिनेशन कैसे लेते हैं? डेड लोड प्लस लाइव लोड। अगर हम लोगों को बिल्डिंग में लेना है तो हम लोग इसको 1.5 चाहे तो हम लोग लोड को यहाँ कर दें, नहीं करना चाहते हैं तो लास्ट में बेंडिंग मोमेंट में भी 1.5 कर सकते हैं। अल्टीमेटली हम लोगों को एक बार 1.5 करना है, ये याद रखना है। अगर आप डेड लोड प्लस लाइव लोड को टोटल लोड बना के, ये W निकला आपका डेड लोड प्लस लाइव लोड, या तो आप यहाँ 1.5 मल्टीप्लाई कीजिए तो फिर मोमेंट जो निकलेगा वो आपका हो जाएगा आपका MU, या नहीं तो आप यहाँ W रहने दीजिए, मोमेंट निकाल लीजिए W²/8 से और वहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 1.5 से तो वो बन जाएगा MU। ऐसा नहीं करना है कि W में भी 1.5 मल्टीप्लाई करके WU बना दिए और फिर मोमेंट में भी 1.5 मल्टीप्लाई करके MU बना दिए। दो बार 1.5 मल्टीप्लाई नहीं करना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक बार मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अब ये डेड लोड आपको मिल गया, इसका मतलब है कि अगर आपको ये लाइव लोड भी ये लाइव लोड आपको मिल गया, अगर आप इसके ऊपर आने वाला डेड लोड भी निकाल लेते, ये x किलो न्यूटन पर मीटर है, अगर आप ये डेड लोड भी निकाल लीजिएगा तो आपका टोटल लोड पता चल जाएगा। फिर आगे की स्टोरी आप समझ गए, मोमेंट निकालेंगे। तो आपको इतनी देर में क्या क्या चीज़ समझ में आ गया कि आपको चाहिए इफेक्टिव स्पैन, डायग्राम से ही आपको यहाँ पे स्टेप याद आ जाएगा। इफेक्टिव स्पैन, आपको चाहिए डेड लोड। डेड लोड निकालने के लिए, डेड लोड किसका होता है? मेंबर का होता है, तो आपको मेंबर साइज निकालना होगा, यह आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपको निकालना है मोमेंट, जो कि लोड के ऊपर डिपेंड करता है, तो लोड निकल जाएगा, डेड लोड तो लाइव लोड के साथ ऐड करके आप मोमेंट निकाल लीजिएगा। मोमेंट निकल जाएगा तो उस मोमेंट के लिए आपको पता है कि आपको स्टील कितना प्रोवाइड करना है, बस यही टोटल आपको शॉर्ट में याद रह जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेंबर साइज निकालेंगे, इफेक्टिव स्पैन निकल जाएगा, मोमेंट निकाल लेंगे, AST निकल जाएगा। बस इसको याद रखना है। इसी चीज़ को हम लोग स्टेप्स बोलते हैं, जिसको हम इतना लंबा चौड़ा आपको लिख करके दिए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछेगा तो आंसर वही होगा आपका, इसलिए आपको इस तरह से ये लिखना ही पड़ेगा। अदरवाइज इतने समय हम लोग कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेते हैं, इतना सा हम लोगों के माइंड में ये डायग्राम बनाते बनाते इमेज आ जाता है, ठीक है। अब इसमें से ये UDL वाले पार्ट को हटा दीजिए, क्योंकि ये UDL वाला पार्ट इस तरह से दिखाया नहीं जाता है, ये हम आपको समझाने के लिए बनाए थे। हालांकि आप चाहें तो दिखा सकते हैं, आप इसको इरेज नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बहुत ही आसान टर्म्स में, सिंपल टर्म्स में ऐसा सॉल्व करवा रहे हैं। बुक्स में स्टैंडर्ड इस तरह से लिखा नहीं रहता है, तो हम आपको इसलिए जो हम लिख रहे हैं जो समझाने के लिए, बाद में उसको मिटा दे रहे हैं जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोगों का यहाँ पे क्या होगा? गिवन कंडीशंस। गिवन कंडीशंस तो कांस्टेंट है, वो तो लिखना ही लिखना है। अब गिवन कंडीशंस में क्या क्या है हम लोगों के पास? स्पैन है, क्लियर स्पैन इज इक्वल टू 7 मीटर, लाइव लोड इज इक्वल टू 7 किलो न्यूटन पर मीटर। बियरिंग्स कहते हैं, ये जो आपका वॉल होता है जिसके ऊपर आपका ये रखाता है ब्रिक, ये बीम, तो ये बियर करता है लोड को, इसलिए इसको बियरिंग्स बोलते हैं। तो बियरिंग्स आपको दिया हुआ है, बियरिंग्स कॉमा बी, ये बियरिंग्स है, इसलिए आपको इसको ऐसा कर दीजिए, BW कर दीजिए, अगर कन्फ्यूज़न होने वाला है तो ये BW हो जाएगा। BW इज इक्वल टू, हालांकि BW भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आगे जब फ्लेंज बीम पढ़ाएंगे तो BW वेब के उसको कहते हैं, तो बियरिंग्स को सिर्फ बियरिंग्स लेने दीजिए। बियरिंग्स इज इक्वल टू 230 mm, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें और कंडीशंस है M25 और FE415, ये सारा आपको गिवन कंडीशन है। सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ पे आंसर लिखना शुरू कीजिएगा, सबसे पहला स्टेप आपका क्या आएगा कि आपको एक B और एक D एज्यूम कर लेना है। दो तरीके से आप B को और D को एज्यूम कर सकते हैं। एक तो D को सबसे पहले तो आप एक ही तरीके से एज्यूम कर सकते हैं कि आपको पता है कि इफेक्टिव, जैसे आप सबसे पहले यहाँ लिखिए कि आपको पता है कि इफेक्टिव स्पैन, इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, जितना ज़्यादा आप फॉर्मूला लिखेंगे आपका ही हेल्प होगा। इफेक्टिव स्पैन कॉमा L इफेक्टिव, इस तरह से लिखते हैं, इज इक्वल टू, अब सिंपली सपोर्टेड है इसलिए बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है, डायग्राम भी आप बनाए हैं। तो अब आपको अलग अलग कंडीशन नहीं, आपको सीधा रिजल्ट लिखना है। इज इक्वल टू मिनिमम आपका है क्लियर स्पैन प्लस बियरिंग्स। बियरिंग्स क्यों? क्योंकि यहाँ के सेंटर से यहाँ के सेंटर तक का डिस्टेंस हाफ बियरिंग प्लस हाफ बियरिंग इज इक्वल टू फुल बियरिंग हो ही जाता है, इसलिए हम लोग उसको लिखते हैं क्लियर स्पैन प्लस बियरिंग्स, या फिर क्लियर स्पैन
प्लस इफेक्टिव डेप्थ, और इसको यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे मिनिमम ऑफ दीज टू। अब ये दोनों के लिए आपको अब यहाँ पे समझ में आ गया कि बियरिंग्स गिवन है, क्लियर स्पैन गिवन है, इफेक्टिव डेप्थ निकालना है। देयरफॉर स्टेप 1, यहाँ से अब हम लोग स्टेप्स बताना शुरू करेंगे कि इफेक्टिव डेप्थ ये हम लोगों का स्टेप का नाम हो जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेशन। न्यूमेरिकल लेंदी होगा, इसलिए एक एक करके सारे स्टेप्स को समझते चाहिए, अपने आप याद हो जाएगा। इसके लिए हम लोगों को पता है कि स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो है। स्पैन बाय, यहाँ पे लिख दीजिए वी नो स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ शुड बी लेस देन 20 फॉर सिंपली सपोर्टेड है, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल सिंपली सपोर्टेड का है, डायग्राम सिंपली सपोर्टेड का है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक करके वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, सबको एक ही यूनिट में रखिएगा। स्पैन 7 मीटर है तो 7000 ले रहे हैं, डिवाइडेड बाई इफेक्टिव डेप्थ अभी आपको नहीं पता है, आप इस 20 को इधर करके इफेक्टिव डेप्थ इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 20 एंड इफेक्टिव डेप्थ शुड बी ग्रेटर देन या फिर एटलीस्ट इक्वल टू आ सकता है, तो ये क्या आ जाएगा इफेक्टिव डेप्थ। इसको सॉल्व कर लीजिए, इफेक्टिव डेप्थ आपको रिक्वायर्ड कितना आ रहा है, ये हो जाएगा आपको 350। इफेक्टिव डेप्थ यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू था, तो यहाँ पे भी यही रहेगा, इफेक्टिव डेप्थ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 350 mm। अब ये आया आपका डिफ्लेक्शन के हिसाब से क्राइटेरिया। अभी आपको पता नहीं है कि ये मोमेंट में फेल होगा या पास होगा, तो अभी आप क्या कीजिए, डी को यही फाइनल मान लीजिए। अब डी को जब आप ये फाइनल मान रहे हैं, तो अब आप या तो ऐसा कर सकते हैं कि डायरेक्टली आप बी को एज्यूम कर लीजिए कि एज्यूमिंग 200 या अब क्योंकि इफेक्टिव डेप्थ 350 है, तो आप 300 का बीम का विड्थ क्या ही लीजिएगा, तो आप 200 मान सकते हैं। या नहीं तो एक और हम लोग प्रैक्टिकल यहाँ पे यूज़ करते हैं, वो ये क्या होता है कंडीशन कि हम लोग बी और डी का जो रेशियो है इसको कोशिश करते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर टू 0.5 रखना चाहते हैं राउंड फिगर्स में। अब जैसे अगर ये 400 होता तो ये 200, 230, ये दोनों क्या अप्रॉक्सीमेटली 0.5, 0.6 ये सब रेशियो हो जाता है, तो हम लोग ये मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग आपको बताए थे कि 200, 250, 300, 350 यही सब बीम का विड्थ जो है वो एज्यूम करेंगे। डेप्थ 900 हो जाता तो ऑब्वियसली आप विड्थ को भी 400 रखते, तो ये 0.5 के आसपास का रेशियो मेंटेन करना है। 350 का 0.5 कीजिएगा तो कितना आएगा 175। अब 200 से कम तो आप दे ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे लिखिएगा कि चूज B इज इक्वल टू 200 mm। ये आप खुद से डिसाइड कर लिए, कोई ये आप ये नहीं भी बताना चाहते हैं ना तो नहीं भी लिख सकते हैं, आप ऐसे ही डिसाइड कर लिए कि आपका विड्थ जो है 200। आपको मन में पता होना चाहिए कि ऑलमोस्ट 0.5 के आसपास रखना है। अब आप 0.5 से ज़्यादा ही रखे हैं, 0.6 के अप्रॉक्सीमेटली है, तो ये 0.6, 0.65 है, तो ये काम हो जाएगा। तो B 200 कर लिए और इफेक्टिव D रिक्वायर्ड आया 350। अब आप यहाँ पे क्लियर कवर एज्यूम कीजिए, ये सारा पहला ही स्टेप है, एज्यूमिंग क्लियर कवर। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको अभी इफेक्टिव आपको रेनफोर्समेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि कितने mm का आने वाला है, तो आपको ये सारी चीज़ें एज्यूम करनी पड़ेंगी। एज्यूमिंग क्लियर कवर फॉर मॉडरेट इन्वायरमेंट। अब हम माइल्ड भी ले सकते थे, मॉडरेट ले सकते थे, अब सीवियर वेरी सीवियर तो एज्यूम नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये लेते ही हम लोग तब है जब बहुत सीवियर कंडीशन पता हो। जब पता ही नहीं है कि कंडीशन क्या है तो मॉडरेट मान लिए, ठीक है, माइल्ड भी बहुत आसान हो जाता। तो फॉर मॉडरेट कंडीशन हम लोग एज्यूम किए क्लियर कवर इज इक्वल टू हम लोगों का 30 mm, जैसे मॉडरेट के कंडीशन में हमको याद आया कि 30 mm प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये क्लियर कवर हो गया, और एज्यूमिंग डायामीटर ऑफ बार्स, तो एज्यूमिंग 20 mm डाया ऑफ स्टील। अभी हम एज्यूम कर लिया, ये आगे पीछे हो सकता है थोड़ा वैल्यू जितना हमारे पास मार्जिन रहता है। तो एज्यूमिंग डाया ऑफ स्टील ये कितना है 20 mm डाया ऑफ स्टील, तो हम लोगों का इफेक्टिव कवर हो जाएगा, इफेक्टिव कवर इज इक्वल टू क्लियर कवर। ये सारे फॉर्मूलाज को ना आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा आपका मार्क्स रहेगा, डायरेक्टली वैल्यू लिखते चले जाएंगे मार्क्स कट हो जाएगा, प्लस हाफ ऑफ द डाया ऑफ बार। अभी ये सारी चीज़ें एज्यूम चल रही है, कोई भी चीज़ अभी हम लोग फाइनल नहीं कह सकते हैं। तो क्लियर कवर है 30 प्लस हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ बार है हाफ इंटू 20, तो 40 हो गया।
तो ये हम लोगों का निकला इफेक्टिव कवर 40 mm। हम लोग क्या किए कि अब हम लोगों को इफेक्टिव डेप्थ 350 है, तो हम लोग इसको क्या किए, राउंड फिगर में 50 mm यहाँ पे लिख दिए कि हम लोग का इफेक्टिव कवर आया 40, लेकिन हम 50 प्रोवाइड करेंगे। कर तो सकते हैं, कम नहीं प्रोवाइड करना चाहिए क्योंकि मॉडरेट के लिए 30 था, हाफ ऑफ द डायमीटर 20 था, तो 40 रिक्वायर्ड हो ही रहा था, तो 30 नहीं देके हम 50 एज्यूम कर लिए, तो इफेक्टिव कवर 50 हो गया। देयरफॉर ओवरऑल डेप्थ इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर, कितना हो जाएगा ये 350 प्लस 50 इज इक्वल टू 400 mm। अब हम बीम का साइज क्या फाइनल किए, अभी हम इनिशियली क्या फाइनल किए, बी 200 और कैपिटल डी 400, इसको हम लोग लिख देते हैं कैपिटल डी और इसको हम लोग लिख देते हैं स्मॉल डी। ये कवर था ना, तो इसको हम लोग डी सी लिख देते हैं, इफेक्टिव कवर। अब हम लोगों का स्मॉल डी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 350 आया, तो हम इसको क्या किए 350 चूज़ कर लिए। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं d इज इक्वल टू 350 mm। ठीक है, ये हम यहाँ पे फाइनल कर लिया। हम 400 भी ले सकते थे, लेकिन जब डिफ्लेक्शन के हिसाब से 350 आया है तो कैलकुलेशन के हिसाब से चेक कर लेंगे। अब ये मेरा फाइनल हो गया। अब ये हुआ मेरा इनिशियल स्टेप कंप्लीट यहाँ पे। अब हमको चेक करना होगा कि ये मेरा आगे काम होगा कि नहीं होगा, लेकिन अभी हमको सबसे पहले क्या निकालना था, इफेक्टिव स्पैन निकालना था। इफेक्टिव स्पैन के लिए हमको इफेक्टिव डेप्थ चाहिए था, हम इफेक्टिव डेप्थ निकाले तो ओवरऑल डेप्थ भी यहीं पे निकाल लिए। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन इज इक्वल टू, अब क्लियर लेंथ कितना था 7000 प्लस बियरिंग कितना था 230 इज इक्वल टू 7230 mm। और यह दूसरे कंडीशन से क्या निकल करके आया था, यह आया था 7000 प्लस इफेक्टिव डेप्थ कितना है 350, ये कितना हो गया 7350 mm। तो हम लोगों का देयरफॉर इफेक्टिव स्पैन इज इक्वल टू 7230, जो हम लोगों का मिनिमम था वो फाइनल हो गया 7230 mm, विच इज़ इक्वल टू 7.23 मीटर्स, क्योंकि आगे कैलकुलेशन में मीटर यूज़ करेंगे वहाँ पे, क्योंकि लाइव लोड हम लोगों का किलो न्यूटन पर मीटर में है, तो वहाँ पे ये मीटर कट आउट हो जाएगा, इसलिए हम इसको मीटर में यहाँ पे लिख दिए पहले ही। अब हम लोगों का इफेक्टिव स्पैन फाइनल हो गया। अब एल इफेक्टिव मिल चुका है। अब बेंडिंग मोमेंट के फॉर्मूला में क्या होता है, WL²/8 और L इफेक्टिव होता है। अब आपको W फाइनल करना है। W फाइनल करने के लिए आपको लाइव लोड पता चल गया 7 किलो न्यूटन पर मीटर। अब आपको डेड लोड चाहिए, तो डेड लोड निकालने के लिए ही हम यहाँ पे B200 और ओवरऑल D400 दे चुके हैं। इसका मतलब है कि अब हम यहाँ पे डेड लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम आएंगे अब अपने स्टेप नंबर 2 में। अब ये स्टेप नंबर 2 ज़रूरी नहीं है कि आपके डिज़ाइन स्टेप से बिल्कुल मैच करेगा ही, क्योंकि आप अपने हिसाब से स्टेप्स आगे पीछे कर सकते हैं। आपको अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो आप ये सारे स्टेप्स को लिखेंगे और आगे पीछे भी लिख सकते हैं कि हमको ये चाहिए था इसलिए हम ये निकाल रहे हैं, या आप पहले बोलिए कि हम लोग ये निकालेंगे और इसका यूज़ यहाँ करेंगे। तो दोनों तरीका है। स्टेप्स ओवरऑल यही 10 रहेंगे, 11 आप इसको अगर आप ब्रेक करके अलग अलग लिखेंगे तो 12-13 भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट्स यही सारे रहेंगे। हम इसको यूज़ कर रहे हैं जैसा जैसा हमको याद आ जाए। हमको अभी याद आया डायग्राम में ये कि हमको लाइव लोड निकल गया, डेड लोड निकालना है, इफेक्टिव स्पैन निकालना था, तो इफेक्टिव डेप्थ चाहिए था, तो हम उसको स्टेप नंबर वैसे वैसे मार्क करते चले गए। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 है, इसका नाम ज़रूर लिख दीजिए। जैसे पहले वाले का लिखे इफेक्टिव क्या लिखे थे हम लोग, इफेक्टिव स्पैन इफेक्टिव डेप्थ का कैलकुलेशन, ये था हम लोगों का स्टेप नंबर 1। अब इफेक्टिव डेप्थ निकाल लिए तो हम लोग इफेक्टिव स्पैन इसी में निकाल लिए। आप चाहते तो चलिए इसको यहाँ पे स्टेप 2 दे दीजिए कि स्टेप 2, और इस पोर्शन को हम नीचे कर देते हैं। स्टेप 2 आपका हो जाएगा इफेक्टिव डेप्थ, सॉरी इफेक्टिव डेप्थ तो निकाल चुके हैं ना, इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेशन। जो जो चीज़ आप कर रहे हैं सबको एक एक स्टेप का नाम दे दीजिए, आप ही का बेनिफिट है। निकलना तो वैसे भी सब है, लेकिन सब एक एक स्टेप का नाम पड़ जाएगा। ये हो गया स्टेप नंबर 2, इसको हम यहाँ पुट कर दिए। ठीक है, अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप आया इसको हम स्टेप नंबर 3 कह देते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं डेड लोड, तो इसका हम नाम देंगे डेड लोड कैलकुलेशन, ताकि अगर कोई भी स्टेप देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि इस स्टेप में क्या कैलकुलेशन होने जा रहा है।
अब डेड लोड निकालने के लिए यहाँ समझिए, अभी तक हम आपको नहीं बताए थे, पहले से पता हो तो अच्छी बात है। आपको लोड निकालना है, लोड निकालना है तो किसका निकालना है? आपका एक बीम है, इसका क्रॉस सेक्शन ये है। अब इस बीम का पूरा वेट कितना है, इसके लिए तो आपको ये जानना पड़ेगा ना कि ये बीम कितने लेंथ का है। मान लीजिए यहाँ तक का आपका लेंथ है, ये आपके बीम का ओवरऑल आपका ये बीम इस लेंथ का है, तो ये लेंथ L, ये विथ B और ये हाइट ये H, ये क्या है? यही इसका वॉल्यूम है बीम का। अगर आप इस पूरे वॉल्यूम जो पूरे में आप कंक्रीट भर रहे हैं, इसको अगर आप कंक्रीट के यूनिट वेट जो आरसीसी का यूनिट वेट होता है वो होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, जो पीसीसी का होता है वो होता है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब अभी आप क्या निकाल रहे हैं? पूरे बीम में एक्चुअल लोडिंग के हिसाब से आप निकाल रहे हैं, जो भी चीज़ आप रेनफोर्समेंट देंगे बीम में, जो आप कंक्रीट देंगे बीम में, वो सब मिला करके एक बिल्डिंग के ऊपर कितना लोड देगा, वो हुआ सेल्फ वेट। तो इसका मतलब है कि अभी आप कंक्रीट की सिर्फ बात तो कर नहीं रहे हैं, आप बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे स्टील के साथ अपने बीम की। इसका मतलब है आप बात कर रहे हैं आरसीसी का 25 किलो न्यूटन हर मीटर क्यूब में, या फिर इसको अगर आप केजीज में भी लिखना चाहते हैं, कई बार बुक्स में ऐसा लिखा रहता है 2500 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये मीटर क्यूब आप निकाल लीजिए, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट कर दीजिएगा तो आपका क्या होगा, टोटल किलो न्यूटन में डेड लोड मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया है कि लाइव लोड जो दिया है ये किलो न्यूटन पर मीटर में दिया है। इसका मतलब है कि वो बोलना चाह रहा है कि ये हम लोग अगर 1 मीटर मानते हैं इसको, तो 1 मीटर में जो वेट है वो कितना है, 7 किलो न्यूटन। अब पर मीटर लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये 1 मीटर में है। अगर हम आपको बोले कि हम इसको 1 मीटर और आगे बढ़ा देते हैं, हम इसको 2 मीटर प्रोवाइड कर देते हैं, तो अब हम आपसे पूछेंगे कि ये टोटल वेट कितना है, तो आप कहेंगे 14 किलो न्यूटन, क्योंकि हर किलो न्यूटन में क्या था, हर मीटर में 7 किलो न्यूटन का आपका लोड था। ये हो गया 14 किलो न्यूटन। अगर हम बोलेंगे कि हम 7 मीटर में इसको निकालना चाह रहे हैं, तो आप ये 7 किलो न्यूटन जो पर मीटर में था, इसको 7 मीटर में प्रोवाइड कर देंगे, तो टोटल लोड आपका कितना आ जाएगा, तो टोटल लोड आपका हो जाएगा 49 किलो न्यूटन। मतलब है कि इस पूरे बीम का जो टोटल रेनफोर्समेंट के साथ जो वेट होगा वो 49 किलो न्यूटन होगा। ये चीज़ को हम लोग निकाल रहे हैं इस वाले फॉर्मूला से। टोटल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके 25 से किए, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, किलो न्यूटन में टोटल लोड मिल जाएगा। लेकिन हम लोग जब आरसीसी में कोई भी चीज़ को जब डिज़ाइन करते हैं ना, तो हम लोग ये स्पैन कितना लंबा है इसका ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग ध्यान देते हैं कि पर मीटर के लिए कैलकुलेशन करो, जैसे रेनफोर्समेंट निकालते हैं AST, तो AST हम लोग निकालते हैं कि 1 मीटर में प्रोवाइड कितना करना है, वो क्रॉस सेक्शन में चेक कर लो, 2 बार लगेगा कि 3 बार लगेगा, और जितना भी आपका लेंथ है उस पूरे लेंथ में इसको आगे बढ़ा करके इस तरह से प्रोवाइड कर देना। तो हम लोग क्या करते हैं कि पर मीटर में हम लोग सारा कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ लाइव लोड भी देखिए क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है पर मीटर में, तो जब पर मीटर में आपको दे दिया है, इसका मतलब है कि आपको डेड लोड भी निकालना चाहिए पर मीटर में। तो अगर आप इस 49 किलो न्यूटन को अगर आप टोटल स्पैन से डिवाइड कर दीजिएगा, वापस बैक कैलकुलेशन में आ जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, आपको पर मीटर में निकल जाएगा ना, 7 किलो न्यूटन पर मीटर। यही चीज़ आप यहाँ सोचिए कि आपका यहाँ पे जो भी आपका वॉल्यूम आएगा वो आएगा कुछ मीटर क्यूब वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 10 मीटर क्यूब आया, आप इसको मल्टीप्लाई किए 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से, तो ये टोटल आ गया 250 किलो न्यूटन। यही आएगा ना, 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 250 मीटर क्यूब से ये वाला मीटर क्यूब यहाँ का कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 250 किलो न्यूटन। ये पूरे बीम का है। अगर हम बोल दें कि ये मेरा 10 मीटर स्पैन था, या चलिए इसको हम बोल देते हैं 5 मीटर ये अगर मेरा स्पैन था, आपको अगर हम बोलेंगे कि डेड लोड को बताओ पर मीटर में, तो आप क्या करेंगे, इस टोटल लोड को डिवाइड कर देंगे इस लेंथ से 5 मीटर से, तो ये कितना आ जाएगा 50 किलो न्यूटन पर मीटर होगा। अब इसको ऐसे समझिए कि आप यहाँ पे क्या किए, L इंटू बी इंटू एच किए, और इंटू आप उसको क्या किए, यूनिट वेट गामा से मल्टीप्लाई किए, तो आपको निकल करके आया टोटल लोड। ठीक है, उसके बाद आप क्या किए, टोटल लोड डिवाइडेड बाय लेंथ कर दिए, तो ये क्या आ गया
लोड पर मीटर, ठीक है। तो जब एक बार लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे फिर लेंथ को डिवाइड ही कर देंगे, तो उससे अच्छा है कि हम लोग लेंथ को मल्टीप्लाई ही नहीं करते हैं डायरेक्टली। अगर हम लोग इसको b इंटू एच इंटू गामा ही कर देते तो हम लोगों को लोड पर मीटर ही तो मिल जाता ना, क्योंकि लेंथ से मल्टीप्लाई करते तो वो लोड बनता, फिर लेंथ से डिवाइड कर देते तो वो लोड पर मीटर बन जाता। तो लोड पर मीटर निकालने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला आपको मिल गया b इंटू एच इंटू गामा, और सारे बुक्स में आप देखेंगे यही लिखा रहेगा। इसी को आपको जैसे बीम का विड्थ 200 है तो 0.2 मीटर, हाइट जो डेप्थ है अगर आपका 400 है तो 0.4 मीटर, कंक्रीट का यूनिट वेट किलोमीटर पर मीटर क्यूब मिल रहा है तो 25। इस तरह से आपको लोड पर मीटर सेल्फ वेट आपको बुक्स में दिया रहता है। ये रटने की चीज़ नहीं है कि बी इंटू एच ही क्यों लिए, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया था इसलिए बी इंटू एच लिए, ऐसा नहीं है। ये पूरा स्टोरी है कि हम लोग लोड को, अगर आपको बोलता फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन में पूछ ले 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में कि इस बीम पे टोटल लोड कितना आ रहा है तो 250 किलो न्यूटन आ रहा है। अगर बोल दे कि इस बीम में पर मीटर कितना लोड आ रहा है तो 50 किलो न्यूटन पर मीटर आ रहा है। दोनों वैल्यूज में डिफरेंस है। ये समझ में आना चाहिए कि इस बीम का लोड कैसे निकाले, इसलिए हम आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला इस तरह से लिख करके बताए। अब हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये वाला चीज़ तो कॉन्सेप्ट है। अब इसके लिए कोई स्टैंडर्ड ऐसा तरीका तो है नहीं कि कोई फॉर्मूला है। आप अगर लिख रहे हैं अपने कॉपी में तो आप अब तक इसको लिख चुके होंगे, हम नोट्स में से इसको हटा देंगे क्योंकि इसका रिलेवेंस नहीं है, बहुत छोटी चीज़ होती है, लेकिन लोग अक्सर नहीं समझते हैं, इसलिए समझा दिए अभी। अब आपको डेड लोड कैलकुलेट करना है तो आपके पास अब सीधा सा फॉर्मूला आ गया कि सेल्फ वेट ऑफ द बीम आपको पता है कि कैसे निकालना है। अब पर मीटर निकालना, ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ आपको पता है कि लाइव लोड पर मीटर में है। तो दो लाइक टर्म्स को, दो चीज़ों को ऐड कब करिएगा, जब वो लाइक टर्म्स में रहेंगे तब ना। 7 किलो न्यूटन पर मीटर है, इसमें आप 7 किलो न्यूटन को सिर्फ ऐड नहीं कर सकते ना, तो वो 14 किलो न्यूटन नहीं हो जाएगा ना। 7 किलो न्यूटन पर मीटर में 7 किलो न्यूटन पर मीटर जोड़ेंगे सेम यूनिट का, तभी जाकर के आपका 14 होगा। तो इसलिए तो सिंपल मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स है कि आपको लाइक टर्म्स को ही आप कर सकते हैं। तो आपको सेल्फ वेट जो निकालना है बीम का, अब क्योंकि आपका लाइव लोड पर मीटर में है और वैसे भी आपको लोड जो है वो पर मीटर में ही चाहिए था, तो अब आप इसको निकालेंगे बी इंटू कैपिटल डी, क्योंकि ये एरिया होगा, इंटू गामा ऑफ, आप बीम लिख दीजिए या कंक्रीट लिख दीजिए या सिर्फ गामा छोड़ दीजिए, उससे कोई इशू नहीं है, बुक्स में भी ऐसे गामा लिखा रहता है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दीजिए। बी है आपका मीटर में 0.2, डी आया है आपका 0.4 इंटू 25, ये हो जाएगा आपका 2 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब ये आपका 2 किलो न्यूटन पर मीटर डेड लोड आ गया, इसको हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू डेड लोड। अब देयरफॉर टोटल लोड पर मीटर ऑन बीम कितना हो जाएगा, तो क्वेश्चन में आपको गिवन था लाइव लोड इज इक्वल टू डेड लोड प्लस लाइव लोड, ये टोटल लोड हो जाएगा। डेड लोड है कितना 2 किलो न्यूटन पर मीटर, प्लस लाइव लोड है कितना 7 किलो न्यूटन पर मीटर, इसका मतलब है टोटल लोड कितना हो गया 9 किलो न्यूटन पर मीटर। अब कहीं पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, तो इसका मतलब है कि अभी हम लोग क्या निकाले, डब्ल्यू निकाले हैं, अभी डब्ल्यू यू नहीं निकाले हैं। अगर हम लोगों को स्टेप नंबर 3, अब हम लोग 4 लिखते हैं, स्टेप 4 बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। बहुत लेंदी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, मगर बहुत डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि दोबारा नहीं भूले कोई, इसको ध्यान में रखते हुए। आज एक ही न्यूमेरिकल शायद हो पाएगा 1 घंटे में, तो फिर अगले वाले क्लास में भी न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी तो कैंटिलीवर का भी करना बाकी है। तो इसीलिए अभी आपका न्यूमेरिकल्स जो है वो इस वाले का, डिज़ाइन वाले का 2 क्लास में चलेगा, आज और कल, ठीक है। अब हम लोगों को बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करना है, तो वी नो दैट बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम किसी बीम में कहाँ पे आएगा, इस वाले बीम में सेंटर पे आएगा, और इसका फॉर्म डायग्राम भी हम लोगों को पता है, तो डायग्राम के हिसाब से वैल्यू हम लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ पे से आपको ये वैल्यू याद होना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आपको नहीं याद है तो सिंपल सा चीज़ याद कर लीजिए कि कैंटिलीवर के केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाता है, सपोर्ट्स पे आता है WL²/2, ब्रैकेट में लिख दीजिए सपोर्ट, ये सपोर्ट पे आता है। और सिंपली सपोर्टेड को SS लिख रहे हैं, इसके केस में हो जाता है WL²/8, ये आता है मिड स्पैन। बस ये 2 वैल्यूज़ एटलीस्ट याद कर लीजिए बेंडिंग मोमेंट के लिए, क्योंकि ये ही काम आने वाला है। कंटिन्यूस का क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम्स में, आपको नॉलेज के लिए या प्रैक्टिकल आप बाहर काम सीखने जाएंगे वहाँ पे काम आएगा, तो उसके लिए हम लोग सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर लेते हैं, वो काम हो जाता है आपका। अदरवाइज़ याद रखना है तो ये भी आप याद रख लीजिए कि फिक्स्ड बीम में
सपोर्ट पे कितना मोमेंट आता है, तो ये आता है आपको WL²/12, ये सपोर्ट पे आता है। ये सब वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो 3 नहीं भी है, तीसरा नहीं भी याद हो तो एटलीस्ट आप ये फर्स्ट और सेकंड कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड याद रखिए। इसका मिड स्पैन पे मैक्सिमम आया। अब आपको W पता है, वैल्यू पुट कर दीजिए 9 kN/m इंटू इफेक्टिव स्पैन। अब आप कितना निकाले थे, 7.23 मीटर निकाले थे, तो इंटू 7.23² डिवाइडेड बाई 8। बेंडिंग मोमेंट का यूनिट क्या होता है, kN/m। अब ये यहाँ से वेरीफाई कर लीजिए, ये है kN/m, ये है मीटर स्क्वायर। तो जब मीटर स्क्वायर से ये मीटर कट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, मीटर, यहाँ क्या है kN, तो kN/m आ गया। ये आपका जो भी वैल्यू आता है ये आ रहा है 58.8 kN/m। अब ये बेंडिंग मोमेंट आया है, m आया है। अब हम लोग mu निकालेंगे, क्योंकि हम लोग w को wu नहीं किए थे, तो अब mu को करेंगे। तो ये क्या करेंगे, 1.5 इंटू m, इसको बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम को हम लोग m बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 58.8, ये कितना हो जाएगा, 88.21 kN/m। ठीक है, अब ये हो गया आपका mu। अब हम लोगों का यहाँ से स्टार्ट होता है जो असली डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट था। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, mu = mu लिमिट, या इसको हम लोग एक्चुअली, ये हेडिंग नहीं होता है, ये फॉर्मूला ही है तो हम हेडिंग में लिख दिया। इसको निकालना है हम लोगों को इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेशन, इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन। कैसे करेंगे इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन, हम लोग mu को मानेंगे mu लिमिट, और mu लिमिट मानेंगे तो हम लोगों को स्टील का ग्रेड क्वेश्चन में गिवन था, ये था Fe415, तो Fe415 के लिए यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। लेट अस अज्यूम mu = mu लिमिट, फिर यहाँ लिखेंगे फॉर Fe415 mu लिमिट = 0.138 FCK/BD²। और यहाँ पे ये जो D है ये एक्चुअल रिक्वायर्ड है बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से, इसको अननोन एज्यूम कर लीजिए, इसी को निकालना है। तो D आ जाएगा हम लोगों का, D = सारे टर्म्स को इस 0.138 FCK/B को डिवाइड करके अंडर रूट कर देंगे, तो हम लोगों का आ जाएगा D रिक्वायर्ड। mu लिमिट कितना है हम लोगों का, अभी हम लोग यहाँ निकाले थे 88.21, तो इसको हम लोग लिखेंगे 88.21। अब क्योंकि यूनिट चेंज करना होगा, kN/m में, तो kN और मीटर दोनों को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.138 FCK क्वेश्चन में गिवन होगा M25, तो यहाँ लिखेंगे 25, B हम लोग एज्यूम किए थे 200। इसके हिसाब से D रिक्वायर्ड कितना आ रहा है, यहाँ पे लिख दीजिए इसको, D नीचे लिख दीजिए REQD, D रिक्वायर्ड, ये कितना आ गया, ये आ रहा है 357.55 mm। अब हम लोगों का जो D प्रोवाइडेड था, जो D हम लोग पहले एज्यूम किए थे, वो कितना था, 350 mm बेंडिंग के हिसाब से। इसका मतलब है कि ये एजम्पशन रॉन्ग हो गया, हम लोग 350 लेके कैलकुलेशन कर रहे थे, रिक्वायरमेंट 357.55 आया। इसका मतलब है कि हम लोग अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अपना साइज़ को रिवाइज करेंगे। हम लोग लिखेंगे देयरफॉर D इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड = 360 mm एटलीस्ट। अब इफेक्टिव डेप्थ जब 360 रिक्वायर्ड है तो हम लोग कवर कितना एज्यूम किए थे, हम लोग यहाँ एज्यूम किए थे कवर 50 का। अब पहले क्या आया था उससे कोई मतलब नहीं, आप 50 का कवर एज्यूम किए थे, तो 50 का कवर आप एज्यूम कर रहे हैं, इफेक्टिव कवर = 50 mm। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल डेप्थ जो आएगा, ओवरऑल डेप्थ
डी, ये कितना आ जाएगा 410 mm। अब ये किससे ग्रेटर है, जो आप पहले एज्यूम किए थे 400 mm। देयरफॉर वी विल इंक्रीज द बीम साइज, द बीम डेप्थ। तो जब हम लोग बीम डेप्थ इंक्रीज करेंगे तो देयरफॉर प्रोवाइड, अब यहाँ पे फाइनल होते जा रहा है, अब ये वापस से बैक कैलकुलेशन नहीं जाना है, अब फाइनल करेंगे। प्रोवाइड ओवरऑल डेप्थ इज इक्वल टू 450 mm। अब जब ओवरऑल डेप्थ 450 दे रहे हैं तो उसके बाद यहाँ पे कवर को माइनस करके चेक कर लेंगे। इफेक्टिव कवर प्रोवाइडेड, इफेक्टिव कवर प्रोवाइडेड, ये तो सेम ही रहेगा 50 mm। इसका मतलब है कि इफेक्टिव डेप्थ जो हम लोग निकालेंगे, देयरफॉर इफेक्टिव डेप्थ प्रोवाइडेड इज इक्वल टू 400 mm। अब रिक्वायरमेंट कितना आ रहा था, विच इज़ ग्रेटर देन 357.55 आया था ना, 55। इसका मतलब है कि हम लोग अब इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायरमेंट से ज़्यादा प्रोवाइड किए। 360 दिए थे तो 410 का ओवरऑल आ रहा था, 410 हम लोग देते नहीं, 450 एज्यूम कर लिए। जब 450 एज्यूम किए तो इसमें मेरा डिफ्लेक्शन भी पास हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट भी पास हो जाएगा। इफेक्टिव कवर माइनस किए तो 400 रिक्वायर्ड आ गया, ये रिक्वायर्ड वाले से ज़्यादा आया है। अब क्योंकि आप 450 mm आप अपना ओवरऑल डेप्थ प्रोवाइड कर दिए हैं, इसका मतलब है कि सेल्फ वेट का जो कैलकुलेशन था यहाँ पे, ये जो हम अभी आपको निकाले थे, ये 0.2 इंटू 0.4, अब यहाँ पे 0.4 की जगह 0.45 हो जाएगा। इसके वजह से डेड लोड बढ़ेगा, डेड लोड बढ़ेगा तो आपका ये लाइव लोड तो वही रहेगा, दोनों ऐड होकर के आपको टोटल लोड बढ़ा देगा। फिर टोटल बेंडिंग मोमेंट आपका बढ़ा देगा तो टोटल फैक्टर्ड मोमेंट आपका बढ़ जाएगा। और वो फैक्टर्ड मोमेंट के हिसाब से आपको डी रिक्वायर्ड फिर कितना आ रहा है, तो वो निकालने की ज़रूरत नहीं है डी रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको यहाँ पे डी रिक्वायर्ड कितना आया था 357। थोड़ा सा लोड बढ़ाइएगा, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके हिसाब से देखिएगा तो 367, 77, 387 रिक्वायर्ड आएगा। आप पहले ही यहाँ प्रोवाइड कर दिए 400 mm। इसका मतलब है कि आपको वापस बैक कैलकुलेशन अब ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेफर साइड ही प्रोवाइड किए। अगर 357 के बदले 360 प्रोवाइड करते तो आप 3 mm का ही एक्स्ट्रा मार्जिन लेते, उसके वजह से 410 रिक्वायर्ड आता, और आप अगर 420 ले लेते और फिर उसके बाद आपका टोटल कैलकुलेशन करते तो हो सकता है कि आप यही कैलकुलेशन को रिपीट करते रह जाते बार बार। तो बार बार ये कैलकुलेशन रिपीट ना होता रहे, क्योंकि जैसे साइज चेंज कीजिएगा स्टेप नंबर 3 से चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो जहाँ पे जो वैल्यू आया, जैसे 357 आया तो राउंड फिगर में इसको 400 ही एज्यूम कर लीजिए, यहाँ 400, तो 400 में 50 का कवर ऐड कर दीजिएगा तो 450 mm हो जाएगा, वही फाइनल तो वैसे भी आप निकाले ना अल्टीमेटली, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों का ये जो फाइनल इफेक्टिव डेप्थ का रिक्वायरमेंट था, ये हम लोगों का फाइनल हो गया। देयरफॉर फाइनल बीम साइज इज 200 mm बाई 450 mm। ये हम लोगों का बीम का साइज निकल गया फाइनल। इफेक्टिव डेप्थ को आपको क्या करना है, एक बॉक्स में डाल देना है, क्योंकि ये इफेक्टिव डेप्थ आप आगे यूज़ करने वाले हैं बहुत ज़्यादा। तो ये इफेक्टिव डेप्थ जो है, ये एक्चुअली सीधा नहीं लिखाया है, mm which is greater than 357.55 mm। therefore ओके। अब इस पूरे को आपको क्या करना है, बॉक्स में रख देना है। जो आप बॉक्स बनाते जाएंगे ना तो उससे क्या होता है कि ये हाईलाइट हो जाता है। जब आप किसी कॉपी में लिख रहे हैं तो जब आप बॉक्स बना देते हैं तो वो चीज़ें हाईलाइटेड हो जाती हैं, वो इससे क्या होता है वो जल्दी नज़र आ जाता है एग्जामिनर को, और उसके वजह से जो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है आपका वो भी अवॉइड हो जाता है, क्योंकि फोकस चला जाता है इन चीज़ों पे। ये हो गया फाइनल 200 mm बाई 450 mm। अब यहाँ पे आपका एक स्टेप कंप्लीट हुआ कि बीम का साइज़ आप निकाल लिए। अब आपको बेंडिंग मोमेंट यहाँ पता चल चुका है कि ये 88.21 किलोन्यूटन मीटर आपका फाइनल है। अब थोड़ा बहुत इसमें आपको आगे पीछे होता है, इसको आपको वापस क्या कर लीजिए, ठीक कर लीजिए। अब यहाँ पे रिवाइज कर दीजिए, रिवाइज्ड, अब पूरा नहीं लिखने की जरूरत है। रिवाइज डेड लोड
इज इक्वल टू 0.2 इंटू 0.45, अब क्योंकि ज़्यादा हो गया, इंटू 25 इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 2.25 किलो न्यूटन पर मीटर। लाइव लोड आपको पता था कि पहले से ही आपका ये 7 किलो न्यूटन पर मीटर है। यहीं पे आपको इसको टोटल लोड बता देना है। तो टोटल लोड इज इक्वल टू 9.25 किलो न्यूटन पर मीटर। देयरफॉर एम यू इज इक्वल टू, अब डायरेक्टली स्टेप्स को कम कर दीजिए, 1.5 इंटू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। तो डब्ल्यू अब आपको टोटल पता चल चुका है कि 9.25 इंटू एल था हम लोगों का 7.23, तो 7.23 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 90.66 किलो न्यूटन मीटर। ये क्या आया हम लोगों का, एम यू आया। इस वाले एम यू को क्या कर दीजिए, बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि ये वाला एम यू, अभी आप इसको एम यू लिमिट एज्यूम करेंगे ना, जैसे ही आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा आप इसको एम यू लिमिट मानेंगे, ठीक है। अब ये एम यू लिमिट के हिसाब से अब दोबारा जैसे ये स्टेप डेप्थ वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी हो जाता है, ठीक है। अब ये एम यू हम लोगों का फाइनल हो गया। इसको हम लोग एम यू नहीं लिख करके एम यू लिमिट लिख देते हैं। एम यू इज इक्वल टू एम यू लिमिट भी, ठीक है। अब ये हम लोगों का यहाँ तक का स्टेप जो है ये हम लोगों का फाइनल हो गया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आता है, ए एस टी निकालना। हम लोग स्टेप नंबर 5 तक निकाल लिए थे। स्टेप नंबर 6 हम लोगों का हो जाएगा, स्टेप 6 परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे अब हम लोग, क्योंकि उसी से हम लोगों का निकल जाएगा ए एस टी। अब पी टी का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है, 50 इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 बाई एफ सी के इंटू एम यू बाई बी डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एफ वाई बाई एफ सी के। बुक्स में अलग अलग तरीके से फॉर्मूला लिखा रहता है, किसी में ये 100 से डिवाइड करके भी लिखा रहता है, सबका अपना अपना लिखने का स्टाइल है। हम इस तरह से समझाते हैं। अब जो मेरा पी टी आएगा ये किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए तो पी टी आ जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं लिखते क्योंकि सेम वैल्यूज़ हम दोबारा पुट करेंगे, फिर इसको दोबारा लिखेंगे, फिर नीचे वैल्यूज़ लिखेंगे। हम डायरेक्टली आपको आंसर लिख देते हैं। यहाँ पे ये आ रहा है 0.928%। अब ये आपका पी टी आया। आपको अभी क्या क्या नहीं पता है, पी टी लिमिट और मिनिमम पी टी। तो मिनिमम पी टी पहले चेक कर लीजिए। मिनिमम पी टी इज इक्वल टू 0.85 बाई एफ वाई इंटू 100। फॉर्मूलाज लिखने की भी आदत डालते रहिएगा। तो 0.85 डिवाइडेड बाई 415 इंटू 100, ये हम लोग निकाले थे कैलकुलेट करके, 0.20% आ जाएगा ये। इससे तो ग्रेटर है ए एस टी पी टी आपका। अब पी टी लिमिट भी चेक कर लीजिए। पी टी लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, 41.61 इंटू एफ सी के बाई एफ वाई इंटू एक्स यू लिमिट बाई डी। अब यहाँ पे एक्स यू लिमिट आपको निकालने की ज़रूरत है, तो हेयर यहाँ पे आप साइड में या तो ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि आप डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करने वाले हैं ना। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए फॉर एफ ई 415 एक्स यू लिमिट इज इक्वल टू 0.48 इंटू डी। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप डायरेक्टली डी डी आपका कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको यहाँ पे आप लिखिए 41.61 इंटू एफ सी के 25 है, एफ वाई 415 है, इंटू एक्स यू लिमिट है 0.48 इंटू डी डिवाइडेड बाई आपका डी, ये आ जाएगा 1.203%। अब आपका एक्चुअल में पी टी कितना आया, 0.928। देयरफॉर पी टी मिनिमम इज लेस देन पी टी एंड दिस पी टी इज लेस देन पी टी लिमिट। मतलब आपका पी टी दोनों के बीच में आ रहा है, पी टी मिनिमम से ज़्यादा है, पी टी लिमिट से कम है। देयरफॉर ओके, ये हो गया एक स्टेप ओके आपका। प्रीवियसली यहाँ पे हम लोग एक स्टेप ओके अभी कहीं पे निकाले थे, ये इफेक्टिव डेप्थ हम लोगों का निकल गया था, परसेंटेज हम लोगों का निकल गया। अब डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग ए एस टी निकाल देंगे। स्टेप नंबर 7 कर दीजिए इसको।
स्टेप 7 में AST निकालना है, AST कैलकुलेशन। अब देखिए मेरा एक्चुअल में जो हम आपको स्टेप लिख के दिए थे थ्योरेटिकली वो कुछ और था। हम जब यहाँ पे प्रैक्टिकली निकालना शुरू किए तो हम किसी को भी डेप्थ स्टेप का नाम दे दिए। परसेंटेज ऑफ स्टील चलो एक स्टेप था, AST कैलकुलेशन एक स्टेप था। अब हम ये इफेक्टिव डेप्थ वाला ये पूरा कैलकुलेशन ये सारा हम किस में कर दिए, एक स्टेप में। बेंडिंग मोमेंट एक स्टेप में कर दिए, डेड लोड एक स्टेप में कर दिए। तो ये स्टेप्स हम अपने हिसाब से नाम आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अब AST कैलकुलेशन में हम लोगों को पता है कि AST इज इक्वल टू PT इंटू BD। अब क्योंकि PT हम लोगों का परसेंटेज में है तो डिवाइडेड बाई 100, तो AST कितना रिक्वायर्ड आ जाएगा, 0.928 हम लोगों था, तो 0.928 परसेंटेज में था तो डिवाइडेड बाई 100 इंटू B है 200, इफेक्टिव D था 400, ये आ जाएगा 742.4 mm स्क्वायर। अब आपको AST मिल गया। अभी इस AST को आपको क्या करना है, बीम में कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट हम लोगों का, अब आपको AST मिल गया, अब इस AST को आपको क्या करना है, बीम में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब है कि अब यहाँ से आता है आपका नीट स्केच। अब नीट स्केच बना करके यहाँ पे आपको कैलकुलेशन दिखाना है कि आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि कितना बार देंगे। अब आपका ये B जो निकल करके आया था, ये कितना निकल करके आया था, 200 mm आप ही डिसाइड किए, ठीक है। अच्छा, डिज़ाइन में क्या होता है ना कि ये जो सारे हम लोग कैलकुलेशंस किए हैं ये सारे स्टूडेंट्स का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे आप बेसिक जहाँ से एज्यूम करना शुरू करते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट 40 को ही फाइनल माने होते, तो ये 40 को कोई माने, कोई 50 को माने, कोई 35 लिया, कोई 45 लिया, जो क्राइटेरिया के अंदर में आया। तो सारे का वैल्यू राउंड फिगर्स में क्योंकि सब लिए हैं, तो ये DC रॉन्ग होने मतलब अलग अलग होने की वजह से आपका ओवरऑल D सबका अलग अलग होना शुरू हो जाता। ओवरऑल D अलग अलग होना शुरू हो जाता, आगे का पूरा कैलकुलेशन डेड लोड का अलग हो जाता, इफेक्टिव डेप्थ जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वो अलग हो जाता। और यहाँ आने के बाद बहुत लोगों का ये 400 आता, बहुत लोगों का 450 आता। बहुत लोग विथ ऑफ द बीम 200 नहीं लेकर के 250 एज्यूम करते, क्योंकि रेशियो तो आपको डिसाइड करना था ना 0.5 वाला। अब आप यहाँ पे 200 एज्यूम किया, आप 230 भी ले सकते थे, तो 230 वाले का अलग आंसर आएगा, 250 वाले का अलग आंसर आएगा। तो डिज़ाइन में सारा आंसर जो होगा वो अलग अलग आता है, उससे कोई इशू नहीं है। अब आपका ये बीम का ओवरऑल विथ हो गया आपका B, और ये आपका ओवरऑल डेप्थ आप डिसाइड किए कि 450 mm आप प्रोवाइड कीजिएगा, ठीक है। इसमें ये हो गया आपका टोटल। अब आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कीजिएगा कुछ कवर छोड़ के। आप कवर को एज्यूम किए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आप एज्यूम किए कि आप 50 mm दे रहे हैं, ये आपको नीट स्केच में बताना पड़ेगा। और इसी के सामने में ये आपका डॉटेड लाइन है जो आपका कवर का लाइन हो गया, यही सेंटर है आपके रेनफोर्समेंट का। यहाँ पे आप रेनफोर्समेंट देंगे। अब रह जाता है नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट। AST आ गया 742.4। अब यहाँ पे हम आपको थंब रूल समझाए थे, आप 200 के बीम में या तो 2 बार एडजस्ट करेंगे या तो 3 बार एडजस्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग जैसे अभी डिसाइड करते हैं कि हम 3 बार एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम डिसाइड नहीं कर रहे 3 बार करेंगे, हम आपको समझा रहे हैं कि 2 या 3 आप कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए कि आप ये सोचिए कि आप कौन सा डायामीटर का स्टील प्रोवाइड करना चाहते हैं। Fe415 आपका ग्रेड पता चल गया था, मान लीजिए आप 16 mm का एज्यूम करना, या चलिए आप ऐसे कर लीजिए, आप 3 बार एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। अब आप निकालिए कि टोटल AST है 742.4। आप नंबर ऑफ बार्स यहाँ पे लिख लीजिए कि यहाँ पे हम लोग नहीं, नेक्स्ट वाला करते हैं, स्टेप नंबर 8 कर देते हैं इसको, स्टेप 8। इसको हम लोग लिखते हैं बार रेनफोर्समेंट डायग्राम या रेनफोर्समेंट डिटेल्स, इसका नाम दे देते हैं रेनफोर्समेंट डिटेल्स। अभी तो आपका AST सिर्फ निकला है ना। अब यहाँ पे आप क्या डिसाइड किए कि नंबर ऑफ बार्स आप डिसाइड किए कि आप 3 बार्स प्रोवाइड करेंगे। अब 3 बार्स प्रोवाइड करेंगे तो देयरफॉर AST फॉर 1 बार कितना होना चाहिए, जो टोटल निकला है 742.4 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो एक का आपको एरिया पता चल जाएगा कि रिक्वायर्ड कितना आ रहा है, ये आ रहा है 247.66 mm स्क्वायर। ये एक रेनफोर्समेंट का आपका एरिया आ रहा है। अब आपको कोई ऐसा एक रेनफोर्समेंट डिसाइड करना है जिसका π/4 इंटू D स्क्वायर जो है वो आपका ग्रेटर हो 247.66 से, तभी तो वो रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करेंगे ना। इससे कम आ जाएगा, ये तो आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक बार के एरिया का।
तो आपको क्या करना है, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर को आपको यहाँ पे डी को अननोन करके आप इसे 247 के इसको इक्वल करके आप डी रिक्वायर्ड निकाल सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपका डायमीटर जो है वो कितना mm से आपका ज़्यादा होना चाहिए। हम लोगों का आंसर पता है कि 20 mm का आएगा, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा उसके लिए हम आपको समझा रहे हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ 1 बार, या हम लोग इसको देयरफॉर नहीं लिखते हैं, सिंस एरिया ऑफ 1 बार इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, देयरफॉर पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू 247, या इसको इक्वल टू नहीं लिख करके भी आप लिख सकते हैं दिस शुड बी ग्रेटर देन 247.66 mm स्क्वायर, देयरफॉर डी शुड बी ग्रेटर देन 17.75 mm आ जाएगा। इस सारे को सॉल्व कर दीजिए, 4 को मल्टीप्लाई करके पाई से डिवाइड करके अंडर रूट कर दीजिए, तो डी स्क्वायर से ये डी हो जाएगा। तो डी शुड बी ग्रेटर देन 17.75 mm। अब आपके पास रेनफोर्समेंट मार्केट में कितने कितने का अवेलेबल होता है, 8 का, 10 का, 12 का, आपको ये सब पता होना चाहिए, 16 का, 20 का, 25 का, 28 का, 32 का, 36 का। अभी आप इतना ही तक जानिएगा, तो 36 तक से लेके 8 तक का रेनफोर्समेंट मार्केट में अवेलेबल है। ये नहीं पता रहेगा तो आपका यहाँ पे आकर के आंसर आप 17.75 का आप क्या करेंगे, 18 mm प्रोवाइड कर देंगे। 18 mm पहले आया करता था, जब वर्किंग स्ट्रेस मेथड हम लोग कैलकुलेट करते थे उस ज़माने तक में आया करता था। 2000 के बाद से मार्केट में ये सारे रेनफोर्समेंट के डायमीटर और बार्स चल रहे हैं। आपको ये डायरेक्टली पता होना चाहिए, ये नहीं पता है ब्लंडर है, क्योंकि सब कुछ पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद इतना डिफिकल्ट डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर को आप सॉल्व कर लिया, आपको ये नहीं पता था कि डायमीटर कितने का अवेलेबल है, तो वो पता होना चाहिए। तो देयरफॉर आप यहाँ लिखेंगे चूज 325। अब आप यहाँ पे चूज़ किए कि 20 mm का चूज़ करेंगे, तो अब आपको बताना पड़ेगा कि AST कितना प्रोवाइड कर रहे हैं उस हिसाब से, क्योंकि आप तो डायमीटर अब बढ़ा दिए ना। तो AST प्रोवाइडेड इज इक्वल टू 3 इंटू पाई बाई 4 इंटू 20 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 942.45 mm स्क्वायर। एंड दिस इज ग्रेटर देन, जो AST प्रोवाइडेड है ये ग्रेटर है किससे, AST रिक्वायर्ड से 742.4 से, 742.4 mm स्क्वायर से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि देयरफॉर ओके, क्योंकि जो AST आप दे रहे हैं आपके लोड के हिसाब से रिक्वायरमेंट इतना था, उससे ज़्यादा ही दे रहे हैं, क्योंकि इससे जस्ट ज़्यादा देने का आपके पास ऑप्शन नहीं था। अब ऑप्शन नहीं था तो आप ये किए कि आप 320 mm का जो बार है ये आप चूज़ कर लिए, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। अब आप अगर थोड़ा और बेस्ट रिजल्ट अगर आप कोशिश करते तो आप क्या कर सकते थे कि ये दोनों डायमीटर को आप 20 mm का करके इसको 16 mm का कर देते, क्योंकि दो 20 का देते तो एक का एरिया 314 होता है, दो का कितना होता है 628, रिक्वायरमेंट 742 का है तो पार नहीं होता। आप इस दोनों को 20 करके एक को 16 भी एज्यूम कर सकते थे, बट क्योंकि आप सेमेस्टर वगैरह में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप 320 का डायमीटर चूज़ करके भी फाइनल कर सकते हैं। एसएससी जेई के मेंस में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे आपको कि आप थोड़ा और अच्छा रिजल्ट निकालिए। आप इन दोनों को 20 इसको 16 कर दीजिए, क्योंकि आउटर बार ज़्यादा डायमीटर के होने चाहिए, इनर वाले बार थोड़े कम डायमीटर के हो सकते हैं। तो दोनों को 20 इसको 16 करेंगे तो 628 + 201 = 829 प्रोवाइडेड होगा। तो 942 से अच्छा रिजल्ट है और इससे ज़्यादा भी है, तो वो बेस्ट रिजल्ट होगा। अल्टरनेट रिजल्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको, अल्टरनेट रिजल्ट। ये न्यूमेरिकल यहाँ पे आपका फाइनल हो गया है। अल्टरनेट रिजल्ट ये हो सकता था कि आप चूज करते 225 + 116, ये लिखने का तरीका होता है स्टैंडर्ड, 2 20 + 1 16 मिला करके आपका 3 बार हो रहा है, ठीक है। Therefore AST provided is equal to 2 into π/4 into 20 square plus 1 into π/4 into 16 square is equal to 829.28 mm स्क्वायर। थोड़ा आगे पीछे वैल्यू हो सकता है तो इसको आप कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लीजिएगा। तो ये आपका AST प्रोवाइडेड जो है ये आपका हो सकता है,
ठीक है, तो ये आपका बेस्ट रिजल्ट है। आप दोनों में से कुछ भी लिख देंगे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, दोनों राइट हो जाएगा। लेकिन आप एसएससी जेई के मेंस के स्टूडेंट हैं तो हम आपको कहेंगे कि अल्टरनेट वाले रिजल्ट को आप चूज़ कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का टोटल डिज़ाइन का एक न्यूमेरिकल। चाहे इसमें जितना भी देर अब लगा हो, ये मेरे हिसाब से लगभग 1.5 घंटे के आसपास का लेक्चर होगा, लेकिन ये ज़रूरी था क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल्ड आंसर हो नहीं सकता है। और आप जब कोर्स सीखने के लिए ले रहे हैं तो इससे ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी नहीं हो सकता है। तो हम आपको डिज़ाइन के स्टेप्स आपको आज समझा दिए, उसके साथ हम आपको एक सिंपली सपोर्टेड का न्यूमेरिकल कराए। इस न्यूमेरिकल को कराने में हम लोगों का टोटल कहने को 8 स्टेप्स लगा है, लेकिन हम लोग स्टेप्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं। ठीक है, आप इसको छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से क्वेश्चन को, आंसर को। ठीक है, तो ये था मेरा टोटल डिज़ाइन का। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग कैंटिलीवर का भी डिस्कस करेंगे और कुछ और सिंपली सपोर्टेड के अदर टाइप्स के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे, जिसमें आपको डेटा ज़्यादा गिवन हो और आपको कैलकुलेशन कम करना पड़े। वैसा एक न्यूमेरिकल देख लेंगे और कैंटिलीवर का कॉन्सेप्ट समझा करके कैंटिलीवर का भी न्यूमेरिकल कर देंगे। फिर हम लोगों का सिंगली रेनफोर्स का टोटल थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग डबली रेनफोर्समेंट स्टार्ट करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल पे जाएंगे। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा, नॉलेज आपको इससे कुछ ना कुछ ज़रूर मिला होगा और आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।